अस्सलाम वालेकुम। काइंडली फीडबैक दे दीजिएगा, आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है आपकी साइड पे? डन। शुरू करते हैं सीरीज का तीसरा दिन। पहले दिन हम लोगों ने एमएफए का थ्योरेटिकल पोर्शन को कैसे अप्रोच करना है, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, पास पेपर के एग्जाम किस किस तरह के आ सकते हैं सवाल, उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है, उनका आइडियल पैटर्न क्या होना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल क्या है, अप्रोच कैसे करना है, ये सारे सिलेबस का आपस में लिंक क्या है, स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी के साथ इन सारे चैप्टर्स का कनेक्शन क्या है, फिर 10 मॉडल्स कौन से हैं, पेस्टल एनालिसिस क्या चीज है, रिमेनिंग सारी चीजें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 7, 8, 9 जो कि हमने वेरी फर्स्ट डे डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने कहा था कि पेस्टल के 5 चैप्टर्स हैं जिनको हमने तेजी से स्किम करना है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम लोगों ने 3 चैप्टर्स को तेजी से स्किम किया है, आज हम 2 चैप्टर्स को तेजी से स्किम कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें चैप्टर 4 जरा थोड़ा सा बड़ा है या उसमें छोटी छोटी सी डिस्कशन ज्यादा है, तो हम उस पर ज्यादा टाइम लेंगे। चैप्टर 1 में पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर उन्होंने बात की है और बहुत लंबे चौड़े तबसरे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई किताब उठा के पूरी छाप दी है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, तो उसको हम जरा ज्यादा क्विकली स्किम कर रहे होंगे। ठीक है जी, कहानी को शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको मैं हटा। ये चैप्टर हमें बताना ही चाह रहा है कि इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इन सारी चीजों का क्या लिंक है बिजनेसेस के साथ। यानी कि बिजनेस के साथ लिंक बहुत ज्यादा नहीं बताया, लेकिन आईटी और आईटी को अच्छा खासा समझा दिया इन्होंने। आईटी के ऊपर या टेक्नोलॉजी के ऊपर 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर बताता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या है, या वो बताता है कि बिजनेसेस टेक्नोलॉजी से क्या फायदा उठाया और बिजनेसेस में क्या टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आई, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हुए हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमने आईटी और बिजनेस के ताल्लुक से ज्यादा आईटी को एक्सप्लोर करना है कि आईटी क्या है, आईटी के अंदर क्या क्या चीजें किस तरह से। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस चैप्टर का टाइटल है। हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ अर्से पहले से ही मशीन्स ने आहिस्ता आहिस्ता मैकेनिकल टास्क वगैरह में इंसान को पीछे छोड़ दिया है। बहुत सारी जगह पे दिमाग और इंटेलेक्चुअल जॉब्स के अंदर भी कंप्यूटर्स ने इंसान को पीछे छोड़ दिया, यानी कंप्यूटर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जा रहा है और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता पीछे छोड़ता जा रहा है। इंसान ने खुद कंप्यूटर बनाया और अभी कंप्यूटर इतनी तेजी से प्रोसेसिंग कर रहा है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट होता जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे बहुत ज्यादा हैवी इम्पैक्ट आता है। जब आपकी टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, जब आप टेक्नोलॉजी को इम्प्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो सर्विसेज है, उनका लेवल डिफरेंट हो जाता है, उनकी क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है, उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं। ये चीज हम लोग टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन पढ़ चुके हैं। वो चैप्टर पहले पढ़ने का मकसद यही था कि हमें एक दफा ये आउटकम नजर आ जाए, उसके बाद हमारे लिए जो इनपुट है कि क्या टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बात करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेवल प्रोसीजन थोड़ा सा कम है, हमें क्विकली स्किम करना है। टेक्नोलॉजिकल चेंज से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स पे क्या फर्क आया है? डाउन साइजिंग बहुत ज्यादा हो गई है। डाउन साइजिंग जो है वो कहते हैं रिसोर्सेज को कम करना। कॉमनली डाउन साइजिंग का मतलब लिया जाता है एम्प्लॉइज को फारिग करना, लेकिन डाउन साइजिंग का मतलब आप अपने रिसोर्सेज को कट शॉर्ट कर रहे हैं। अगर एक कंपनी ने अपनी एक प्रोडक्ट डाउन कर दिया तो ये भी डाउन साइजिंग है, एक ब्रांच बंद कर दिया ये भी डाउन साइजिंग है, कुछ एम्प्लॉइज निकाल दिए ये भी डाउन साइजिंग है। तो इसने ऑर्गेनाइजेशन के जो साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। अब कम बंदों से हम सेम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कम रिसोर्सेज से सेम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो आईटी ने डाउन साइजिंग करने में हेल्प किया। एक कंपनी जिसकी 25 तरह की ब्रांचेस होती थी वो कम हो गई। हमने बैंकिंग सेक्टर की बात की थी, बड़े बड़े सेटअप लेते थे, बड़ी बड़ी जगह लेते थे, वो कम हो गई, ब्रांचेस बेतहाशा होती थी, कम कर दी उन्होंने। तो डाउन साइजिंग में आईटी ने हेल्प किया। डी लेयरिंग में हेल्प किया है। लेयर्स क्या होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन में नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो ऊपर चंद मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो चंद मैनेजर्स ऊपर के चंद मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो ऊपर के 2 एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं और वो ऊपर वाले बंदे को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अलग अलग लेयर्स होती हैं। अगर इन सबको देखें तो ये बेसिकली अलग अलग लेयर्स हैं इदारे के अंदर। तो आईटी ने क्या किया? आईटी ने डी लेयरिंग के अंदर हेल्प कर दी। यानी कि उन्होंने क्या किया कि भाई ये मैनेजर्स हैं, ये सारे के सारे इन मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो है अपने सुपर वाले मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं।
तो जब ये सारे मैनेजर्स जो है वो सिर्फ नीचे वालों से काम लेके ऊपर फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि एक आईटी का टूल हो बीच में, ये लोग ईमेल्स करें डायरेक्ट ऊपर वालों को। और पहले क्या होता था, एक बंदा 10 बंदों को संभाल सकता है, तो 100 बंदे के लिए 10 मैनेजर हैं, फिर 10 मैनेजर के ऊपर 3 मैनेजर हैं जो 10 बंदों को संभाले। अब अगर ये 100 बंदे इलेक्ट्रॉनिकली अपने ऊपर वाले बंदे से कनेक्ट करें तो दरमियान की लेयर्स गायब हो गई। यानी कि पहले अगर एक टीचर 100 स्टूडेंट्स को डील कर सकता था, उसके पास 400 स्टूडेंट होते हैं, तो उसे 4 टीए चाहिए होते हैं कि हर 100 स्टूडेंट्स के ऊपर मिस्टर टीए तुम और तुम्हारे थ्रू मुझ तक पहुंचेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से क्या हुआ, 400 बच्चे टीचर से डायरेक्ट हो गए, दरमियान की लेयर की जरूरत काफी हद तक खत्म हो गई। तो फिर आईटी क्या करता है, आईटी जो है वो डी लेयरिंग कर देता है, आईटी बीच में से कुछ लेयर्स गायब कर देता है, कुछ लेयर्स गायब कर देता है। तो डी लेयरिंग, आईटी ने डाउन साइजिंग भी की है और डी लेयरिंग भी की है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स या वो मैनेजेरियल लेयर्स जो सिर्फ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कर रही थी, उनको फारिग कर दिया। थोड़ा सा मजीद आगे चल के देखते हैं। आईटी की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलग अलग तरह की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। कई फंक्शन मर्ज कर दिए, डिपार्टमेंट्स मर्ज कर दिए, कुछ डिपार्टमेंट्स को कम कर दिया, कुछ को ज्यादा कर दिया, कुछ को हेड ऑफिस में ले गए। पहले क्या होता था, हर ब्रांच पे हर डिपार्टमेंट चाहिए। अब हेड ऑफिस में आपने सारी चीजें मेंटेन कर ली और ब्रांच पे चंद एक सपोर्ट पर्सन दे दी, और वो सपोर्ट पर्सन टेक्नोलॉजिकली हेड ऑफिस से कनेक्ट हुए हुए और अपनी सारी डायरेक्शन हेड ऑफिस से ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मसलों मसाइल ना होने के बराबर आ रहे हैं। रियल टाइम ऑनलाइन डेटा अवेलेबिलिटी ने रीजनल डिसीजन मेकिंग को सेंट्रलाइज तरफ शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है। हेड ऑफिस हर वक्त अप टू डेट है। पहले हेड ऑफिस कहता था भाई ब्रांचेस तुम लोगों को पता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, तुम लोग जो डिसीजन लोगे वो डिसीजन हमारे लिए फाइनल होगा। अब हेड ऑफिस सारी ब्रांचेस से इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है, अब हेड ऑफिस डिसीजन लेता है और सारी चीजें बड़े आराम से हो जाती हैं। देन हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग और वर्चुअल कंपनी। टेक्नोलॉजी की वजह से आगे बढ़ने की वजह से आहिस्ता था आउटसोर्सिंग और वर्चुअल कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। आउटसोर्सिंग क्या है, कुछ ऐसे काम जो आप खुद भी कर सकते हैं, बेहतर है कि आप किसी और से करवाएं, क्योंकि वो आपके मेन काम नहीं है। आप अपने मेन काम पे फोकस करें और वो काम जो आपके मेन काम से कनेक्टेड है और लोग चाहते हैं आपकी तरफ आना, वो किसी और को आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्सिंग के ऊपर मैंने एक एग्जांपल आपके लिए बना के रखी हुई है पहले से पास्ट स्टडीज में से। ये एग्जांपल मैं बीएमबीएस मरहूम बीएमबीएस में दिया करता था। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। आपकी कंपनी है वो है मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। आपका मेन काम क्या है, आप लोग चेयर मैन्युफैक्चर करते हैं, आपके पास सारा स्टाफ सारे लोग जो है ना उन्हीं चेयर से रिलेटेड हैं, और चेयर्स आपको बड़ी अच्छी बनानी आती है। और आपकी कंपनी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि यार इन लोगों से अच्छी चेयर्स कोई नहीं बनाता। कमाल नफीस चेयर्स होती हैं, ऐसी तराश खराश होती है, खूबसूरत पेंट होता है, हर चीज बिल्कुल अप टू द मार्क होती है। आपके इस बिजनेस की मशहूरी की वजह से एक कस्टमर जो है वो आपके पास आता है और कस्टमर आपसे कहता है कि भाई मैंने आपसे ना 3000 डाइस बनवाने हैं। आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, आपको चेयर बनानी आती है। उसने कहा मैंने 3000 डाइस बनाने हैं। अगर पुराना जमाना होता तो आप इनकार कर देते, नहीं भाई हमें तो चेयर बनानी आती है, हम चेयर पे फोकस करेंगे। नया जमाना है, एंटरप्रेन्योरल जमाना है, तो ओनर सोचेगा अच्छा, उनसे कहेगा अच्छा जी हम आपको बताते हैं, जरा थोड़ी सी फिजिबिलिटी निकाल लें इसकी, फिर हम आपको बताते हैं कि हम आपको ये कितने में ऑर्डर बना के दे सकते हैं। फिर सोचेंगे कि क्या हम नई मशीनें लेके आए, क्या हम नए मजदूर लेके आए, क्या वो नए लोग लेके आए जिनको रोस्टम बनाना आता है, डाइस बनाना आता है। और पता लगे इस ऑर्डर के बाद पता नहीं दोबारा भी इस तरह का ऑर्डर आए ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्लांट बेकार जाए, हमारी मशीन बेकार जाए, हम लोगों को हायर कर लें और ओवर कॉस्ट हो जाए। तो भाई हमारा मेन काम है चेयर्स, हम चेयर्स पे फोकस करते रहेंगे। डाइस बनाने के लिए काम करते हैं कि आउटसोर्स कर देते हैं। वो गया वो बिजनेस जो है एक एक्सटर्नल सप्लायर के पास गया, एक छोटे कारपेंटर के पास गया। छोटा कारपेंटर जो कि बड़ा महारत रखता था डाइस बनाने में, या 2-3 छोटे कारपेंटर्स जो कि बड़े अच्छे डाइस बनाते हैं, उनका काम डाइस बनाना है लेकिन वो मशहूर नहीं है। हमारा काम कुर्सियां बनाना है लेकिन हम मशहूर हैं। उनको ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर हमें मिला। अब हमें ऑर्डर मिला, हम उनके पास गए, हमने कहा जी एक बड़ा ऑर्डर हम आपको दे रहे हैं, 3000 आपने डाइस बना के देनी है, तो कितने के बना के दोगे। उन्होंने कहा जी 3000 डाइस जो है हम आपको 2500 रुपए पर डाइस बना के देंगे। आपने कहा ना, खुदा का खौफ करो यार, 3000 डाइस कितना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूं मैं तुम्हें, तुमने पिछले पूरे साल में इतना काम नहीं किया होगा जितना ये एक अकेला ऑर्डर है। उस छोटे बिजनेसमैन भी सोचा हाँ भाई बात तो सही है, कहीं ना कहीं बार्गेन हुई और 2000 रुपए में बात एग्री हो गई। अब ये बड़ा बिजनेस, ब्रांडेड बिजनेस, एक छोटे बिजनेस को कहता है मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा और तुमने मेरी बड़ी अच्छी क्वालिटी के डाइस बना के देने, मेरी क्वालिटी की टीम्स वहां पे मौजूद होंगी, वो आके देखेंगे कि काम कैसा है। जब अच्छी तरह से काम हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे पूरा होता है, हम तुमसे वो डाइस उठा लेंगे और तुम्हें 2000 फी डाइस पेमेंट कर देंगे। उससे एग्री हुआ, कस्टमर से रब्ता किया, कस्टमर से कहा जी हमने इंटरनली फिजिबिलिटी बनाई है,
हमारा कुर्सियां बनाने की तरफ फोकस जरा ज्यादा है, तो ऐसे में डाइस के लिए प्लांट और ये सारी चीजें अलग से, उस पर अलग से एफर्ट होगी, लेकिन चूंकि आपको क्वालिटी का काम चाहिए, हम आपके लिए सारी हसल कर लेंगे। आप एक काम करें, आप 4,000 रुपए दे दीजिएगा हमें पर डाइस। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार 4,000 बहुत ज्यादा है, 4,000 को कम करो जरा इसको थोड़ा सा। आपने कहा अच्छा चलें ठीक है जी, आप पुराने कस्टमर हैं, सिर्फ आपके लिए पहली दफा 3,000 रुपए में आपको बना देंगे। कस्टमर खुश हो गया, उसने कहा लो जी मुझे 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। वो 3,000 देने के लिए विलिंग है, क्योंकि वो एक ब्रांडेड बिजनेस से डील कर रहा है। अगर वो एक अनब्रांडेड बिजनेस से डील कर रहा होता तो वो 2,500 रुपए भी लड़ रहा होता और शायद 2,000 बड़ी मुश्किल से जेब से निकालता। हमने अपने ब्रांड का फायदा उठाया, हमने उससे 3,000 एग्री कर लिया। 3,000 कस्टमर से पकड़ेंगे, 2,000 उसको देंगे, 1,000 पर डाइस हम कमाएंगे। कितने डाइस पे? 2,000 डाइस। 2,000 डाइस को 1,000 से मल्टीप्लाई करें, 20 लाख। हमने बैठे बैठे 20 लाख कमा लिए, जस्ट बिकॉज कि हमारा नाम अच्छा है, जस्ट बिकॉज कि हमने आउटसोर्सिंग की, हमने एक्सटर्नल अरेंजमेंट किया है, बाहर की पार्टी के पास गए, उसके साथ चीजें डन की, और फिर उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने उन्हें बताए, उनसे काम करवा लिया, और कस्टमर को उठा के कह दिया लो जी हमारी तरफ से हम आपको काम दे रहे हैं, और बड़ा बेहतरीन किस्म का काम है। तो होता ही है कि आप फिर इस तरह से चीजें एग्री कर लेते हैं। आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग एक बड़ी मजेदार सी बात है, जिसमें आप जो अपने कोर एरियाज हैं वो खुद करते रहते हैं, जो मेन एरियाज हैं, और जो इधर उधर के एरियाज हैं, कुछ और इस तरह की चीजें हैं, वो आप फॉरवर्ड कर देते हैं किसी छोटे बिजनेस को, और छोटे बिजनेस से वाला काम करवा लेते हैं। आउटसोर्सिंग की रीजन क्या है? एंटिटी उन एक्टिविटीज पे उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उन पे ज्यादा फोकस करेगी, और अपने कोर एरियाज को ज्यादा स्ट्रेंथ करेगी। हम चेयर्स पर काम करते रहेंगे, चेयर्स पर ज्यादा स्ट्रेंथ करेंगे, हम वो काम कर देंगे, उन एंटिटीज को आउटसोर्स कर देंगे जिनकी कोर कॉम्पिटेंसीज है। हमने उस कारपेंटर को दिया है जिसको डाइस बनाना अच्छा आता है, तो अच्छा है वो डाइस अच्छा बना के देगा, हम कुर्सियां अच्छे बनाएंगे। इसमें स्पेशलिस्ट स्किल्स रिक्वायर्ड है, स्पेशलिस्ट मशीन रिक्वायर्ड है, तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि हम ये वाला काम खुद ना करें, ये अच्छा है कि हम आउटसोर्स कर दें। प्रॉब्लम्स क्या है? आपका कंट्रोल लूज हो जाएगा, कुछ गलत हो गया, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, क्वालिटी उस तरह की नहीं हुई, उनको काम नहीं करना आया, उनको चीजें समझ नहीं आई, तो गड़बड़ हो जाएगी। सप्लायर से आपका रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है, और हो सकता है कि आपका मार्केट में रिप्यूट भी खराब हो जाए कि नहीं भाई ये अच्छे लोग नहीं है। और अगर कस्टमर को पता लग गया कि आपने किसी और से करवा के ओवरचार्ज किया था, वो भी नाराज हो जाएगा। और अगर किसी तरह से उस कारपेंटर को पता लग गया कि कौन सा कस्टमर है जिसको डाइस गया है, तो अगली दफा उस कस्टमर से डायरेक्ट हो जाएगा, कहेगा जी आपको मैं सस्ते में वही चीज बना के दूंगा, क्योंकि मेरे से तो बनवाते हैं वो लोग। तो आउटसोर्सिंग के अपने कुछ मसलों मसाइल भी हैं। तो आउटसोर्सिंग के फीचर्स, रीजंस, और हम थोड़े से प्रॉब्लम देखने की कोशिश कर रहे थे। वक्त कम और मुकाबला सख्त, हमें थोड़ा सा तेज भागना है। अब हुआ ये, अब हम आउटसोर्सिंग से वर्चुअल कंपनी की तरफ जाते हैं। आपको डाइस का ऑर्डर आया, आपने जनाब डाइस का ऑर्डर करवा लिया। फिर क्या हुआ? महीने बाद फिर से डाइस का ऑर्डर आया। इस दफा आप कारपेंटर के पास जाएंगे नहीं, उसे कॉल करेंगे, यार वो मेरे पास फिर से डाइस का ऑर्डर आया। उसने कहा सर मसले कोई नहीं, बना देंगे आपको। उसने कहा जी ये वाली क्वालिटी हो जाए, सर बस आप समझे तैयार हो गया, आपके पास डिलीवर करेंगे, बेहतरीन जबरदस्त काम होगा। तो आपको और मजा आया, आपने कहा तो मुझे जाना ही नहीं पड़ा। अब आपको अगर महीने में 2-3 दफा ऑर्डर आ जाते हैं फोन पर, आप फोन पे ही किसी न किसी और आउटसोर्सिंग वाले बंदे से राब्ता करते हैं, तो फिर आपने सोचा कि यार मतलब अगर काम होना ही फोन पे है तो कितना मजेदार काम है। आहिस्ता आहिस्ता आपने सोचा ये चेयर्स वाला भी मैं क्यों करूं, आहिस्ता आहिस्ता ये चेयर्स वाला काम भी हम औरों के जिम्मे डाल देते हैं, और हम फोन पे सबसे कनेक्ट कर लेंगे। आप अपनी कोर स्ट्रेंथ को मेकिंग ऑफ चेयर से निकाल के ले गए कॉलिंग द सप्लायर्स पे। यानी अब आप एक मिडल मैन बन गए, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपका ब्रांड है, लोग आपको अप्लाई करते हैं, आप आगे से अच्छे सप्लायर चूज करते हैं, वहां से चीजें उठवाते हैं और लोगों को वो चीज डिलीवर करवा देते हैं। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने इतनी ज्यादा आउटसोर्सिंग शुरू कर दी, इतनी आउटसोर्सिंग शुरू कर दी कि हमें लगा कि हमारे अपने दायरे की जरूरत नहीं, हमारा दायरा छोटा होते 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 वर्चुअल हो गया। एक छोटे से ऑफिस में आ गया, 5-4 लोगों से वो पूरा इदारा चल जाएगा, पता लगेगा पूरे पाकिस्तान में चेयर्स और डाइस बनाने वाली या सप्लाई करने वाली वो कंपनी जो कि पूरे पाकिस्तान को सप्लाई कर रही है, उनके पास इतनी जगह भी नहीं है कि वो 10 मेजें रख सके। यानी कि वो एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो दरमियान में बैठ के लिंक्स प्रोवाइड कर रही है। इस चीज में अगर टेक्नोलॉजी ऐड कर दे तो आप उबर क्रीम बन सकते हैं कि जनाब हजारों लोग टैक्सी में सफर करना चाहते हैं, सैकड़ों लोग हैं जो टैक्सी चलाना चाहते हैं, ये दरमियान में मिडल मैन बन गए, सप्लायर भी इनसे रब्ता कर रहा है, कस्टमर भी इनसे रब्ता कर रहा है, लोग कह रहे हैं हमने क्रीम करवाई है, हमने उबर करवाई है। टेक्निकली उन्होंने एक नॉर्मल एक प्राइवेट इंसान की आल्टो गाड़ी, होंडा सिटी गाड़ी, इस तरह की गाड़ी में सफर किया, लेकिन यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी।
द्रास डॉट पी के दरमियान में एक स्टोर बना के बैठ जाता है और पूरा पाकिस्तान जनाब वहां पे आके बाइंग करता है। वो खुद दुकान उनकी नहीं है, अलग अलग दुकानदारों ने वहां पे अकाउंट बनाए हुए हैं, आप मिडल मैन बनते हो और आप सबको सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन में रिटेल इंडस्ट्री में भी हमने देखा था। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जिसका एक फिजिकल वजूद नहीं होता और वो वर्चुअली चीजों को सर्व कर रही होती है। किताब से पूछते हैं, किताब ने हमें इसमें बताया कि virtual organization does not have an identifiable physical existence, इनकी कोई proper physical existence नहीं होती। It does not have a head office और operational premises, इसके एम्प्लॉइज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आप आईटी सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीफोन, ईमेल, वेबसाइट, एप्स, इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। बिजनेस कॉन्टेक्ट्स फॉर आउटसोर्सिंग और ऑपरेशन, आपके पास कॉन्टेक्ट्स है और आपकी मेन चीज ये है कि आपका लोगों से राब्ता है। These organization use their brand name as major core competence, इनकी core competence कुर्सी बनाना नहीं है, इनकी core competence है इनका मार्केट में नाम, लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। एक बंदा या स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी पूरी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की डिस्कशन करते करते जो हमने अगली चीज पढ़ी दैट इज वर्चुअल कंपनी या आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जिसकी एडवांस फॉर्म है वर्चुअल कंपनी। एक भाई ने कहा सर याद कुछ भी नहीं करना। जी बिल्कुल। अगेन ये जो पहले 5 चैप्टर्स हैं इनको तेजी से पढ़ना है। इन 5 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में अगर कोई याद करने वाली चीज आती है तो मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 4 में थोड़े से खुश्क आईटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, वहां से शायद क्रैमिंग बेस्ड सवाल आ सकता है। तो चैप्टर 1, 2, 3 कुछ भी याद नहीं करना। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगेन मैंने आपको बताया था कि 2 में एक आध चीज ऐसी है जो काम की थी, 3 में मैंने एक दो चीज आपको बताई हैं जो आपके ध्यान रखने वाली हैं। इसी तरह से 5 के अंदर भी जनरल डिस्कशन थी और कहीं से भी अगर आ जाए तो आप खुद से लिख सकते हैं। 4 इज द चैप्टर जिसके अंदर बीच बीच में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जो थोड़े से खुश्क हैं, आईटी रिलेटेड हैं। वो आपके लिए बेहतर है कि थोड़ा सा आपके जहन में हो, लेकिन वही बात है कि उसको जहन में रखने के लिए भी अगर आप बार बार ये वीडियो सुन लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। तो चैप्टर 1 से 5 तक मिनिमम एफर्ट्स करनी है और असल एफर्ट्स को डायरेक्ट करना है 7, 8, 9 पे, क्योंकि ये जहन में रहे कि आप लोगों ने सिर्फ थ्योरी नहीं करनी है, आपने न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पे भी काम करना है। तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पे काम करते करते थ्योरी पे आपके पास इतना टाइम शायद ना बचे, तो फिर आप अपने टाइम की थोड़ी डिसेंट प्लानिंग करें। मोर फोकस ऑन 7, 8, 9 और लेसर फोकस ऑन चैप्टर 1 से लेके 5 तक। जी। अब अगेन इनमें से किसका सवाल है किसका सवाल नहीं है, एमएफए का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है इस वक्त भी आप अगर देखेंगे तो अटैचमेंट में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मौजूद है। वॉल्यूम 1 में नोट्स हैं और वॉल्यूम 2 में मैंने बीएमबीएस कैफ लेवल की जो पुरानी थी मरून पेपर, फाइनल का पुराना पेपर बीएमएस और इसी तरह से आपका एमएफए की स्टडी टेक्स्ट में दी गई आईकेएप की जो सवाल हैं उन सारों को इकट्ठा करके क्वेश्चन बैंक बना दिया है। तो हर चैप्टर करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें उससे रिलेटेड आईकेएप की क्या प्रैक्टिस या पास्ट हिस्ट्री रही है कि वो टॉपिक सिलेबस में होने के बावजूद आईकेएप ने कहां से ज्यादा पूछा और कहां से कम पूछा है। तो प्रैक्टिस करते हुए आप उन टॉपिक को जरूर देख सकते हैं। तो वहां आपको नजर आएगा कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सिंग आईकेएप ने पूछा हुआ है बीएमबीएस वाले लेवल पे। तो अगेन अभी हमें नहीं पता कि आईकेएप किस तरह से चलेगा, लेकिन पास्ट ट्रेंड यही कहता है कि वो पेस्टल के ऊपर इतना फोकस नहीं करता। पेस्टल इज वन ऑफ द मॉडल और रेस्ट ऑफ द मॉडल अच्छे खासे हैं। तो अगेन वो अगर ज्यादा से ज्यादा पूछे तो वो शायद एक आध सवाल इन पांचों चैप्टर से मिला के सोच रहा हो और बाकी हर चैप्टर से रिलेटेड शायद वो अलग अलग सवाल प्लान करे। लेंज। कैमरा बहुत ज्यादा लैग तो नहीं कर रहा, मुझे एक दफा फीडबैक दीजिएगा। कैमरा ज्यादा लैग कर रहा है? ठीक है, एक काम करता हूँ मैं कैमरे को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड भी को बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, चल सकता है, चल जाएगा काम, चला लेते हैं। लेकिन ना मुझे लग रहा है कि ये क्रोमा क्रैम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है।
देखें अब रफ्तार थोड़ी सी बेहतर है कैमरे की, उसमें वर्चुअल इफेक्ट सेट हुआ हुआ तो उसको मैंने खत्म किया है। मेरे साथ वाले सिस्टम पे तो रफ्तार बेहतर हुई है। ठीक है जी। अब अगर लैग होगा तो वो फिर इंटरनेट की वजह से होगा, लेकिन आई होप कि चीजें थोड़ी सी अब बेहतर हो जाएगी। एक तो ये आईटी ने ना सारी चीजें आगे पीछे की हुई है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन इन एजुकेशन, अब तो आपको समझ आती हैं बातें सारी। लें जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आवाज, स्क्रीन, कैमरा, जल्दी से मुझे फीडबैक दे दीजिए क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। रफ्तार हमें थोड़ी और तेज करनी पड़ेगी। डन हो गया। एक भाई ने तो पप्पू कह दिया, वाह। शायद बैकग्राउंड को पप्पू का होगा, ये शायद कैमरे को पप्पू का होगा। लें जी, कुछ और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। अब हमें आईटी के बारे में हमने देख लिया कि आईटी क्या करती है, डीलेयरिंग, डाउनसाइजिंग और इस तरह से काम करती है। आईटी की वजह से आउटसोर्सिंग, वर्चुअल कंपनी वगैरह का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा बड़ा है। अब हम बात करने लगे हैं कुछ और कॉन्सेप्ट पे। ऑनलाइन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ने बिजनेस मॉडल्स बदल दिए हैं। अब हर कोई डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अब हर कोई सोशल मीडिया पे अपना पेज देता है, अब बिजनेसेस वहां पे अपने अकाउंट बनाते हैं। ये सारी बातें अब हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसका अगला वर्जन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन में। बिग डाटा अब एक बड़ी मजे की साइंस है। बिग डाटा, हम ये कहते हैं कि अब जो है वो बहुत बड़े बड़े लेवल पे डाटा को एनालाइज किया जा रहा है। अब आपके ट्रेंड्स को देखा जा रहा है। आप फेसबुक पे जाके सर्च करते हैं, आप फेसबुक पे मुख्तलिफ पेजेस पे जाते हैं, आप इंटरेस्ट वो करते हैं, आप व्हाट्सएप पे काम करते हैं, आप कुछ वीडियोस देखते हैं, आप कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, आप कुछ चीजों पे कमेंट करते हैं, कुछ चीजों पे लाइक करते हैं। देयर इज समवन जो आपका सारा डाटा स्टोर कर रहा है, हर चीज को पिक कर रहा है। आप गूगल पे सर्च क्या कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे जाते हैं उसकी कुकीज आपके साथ अटैच हो जाती हैं, वो आपकी प्रेफरेंसेस पूछते हैं। अब ऐसे में ये है कि आपने एक दिन जो है किसी जगह गूगल पे सर्च किया कि अच्छे कैमरे वाला मोबाइल कौन सा है, और उसके बाद अगले 10 दिन तक आपको ऐड नजर आते रहेंगे जगह जगह अच्छे कैमरे वाले जो मोबाइल। आपको फेसबुक पे अचानक से ऐड नजर आएगा, आपको व्हाट्सएप पे अचानक से जो है वो पॉपअप आ जाएगा, या ऐसे ग्रुप्स की इनविटेशन आ जाएगी। तो हो ये रहा है कि आपकी हर सर्च, आपका हर डाटा, आपकी हर प्रेफरेंस, आपका हर क्लिक, हर चीज स्टोर हो रही है। वो सब एक बड़े डेटाबेस में जा रहे हैं। वो बड़ा डेटाबेस उस सारे को एनालाइज कर रहा है, आपकी प्रेफरेंसेस को समझ रहा है, कोशिश कर रहा है कि आपको आपकी प्रेफरेंस की चीजें जरा ज्यादा दिखाएं। यूट्यूब पे जो है वो आपको एड्स भी वो नजर आएंगे जो आपके मुल्क से, आपसे रिलेट कर रहे होंगे, और अक्सर वो होंगे जो आपकी प्रेफरेंसेस से रिलेटेड होंगे। इवन आप गूगल पे एक चीज लिखते हैं और अभी आप सर्च का बटन भी नहीं दबाते, इवन देन ये जालिम वो डाटा तक कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि अब ये बिग डाटा का जमाना है, इसमें ट्रेंड्स देखे जाते हैं, सिस्टम देखा जाता है। और सिर्फ गूगल वगैरह नहीं, मतलब मैं ये काम करता हूँ, मैं लोगों का ट्रेंड देख रहा होता हूँ। मैं देखता हूँ कि एएफसी इतने सारे लोगों ने किया, फिर उसके बाद जो उनकी पॉपुलेशन आती है हम उनको वो करते हैं। जैसे हमारा जो भी वेबिनार अटेंड करता है, हम कहते हैं आप अपना शहर बताएं, आप अपना नंबर बताएं, अपना प्रेफरेंस बताएं। जब हमारी रिवीजन क्लासेस होती हैं तो हम उन बच्चों से डाटा कलेक्ट करते हैं कि जी आप बताएं आपने कितने पेपर दे दिए और कितने आपने देने हैं। 80 to 90% बच्चे जो है वो उसको बताने में कोई हर्ज नहीं महसूस करते। ज्यादा उन्हें डर होता है कि उनका नाम ना सामने आ जाए, वो नाम फेंक दे देते हैं, तो मसला नहीं। हम बेसिकली एनालाइज ये करना चाह रहे होते हैं कि इस वक्त जो पॉपुलेशन का जो हिस्सा रिवीजन क्लासेस की तरफ इंटरेस्टेड है वो कितने पेपर पढ़ रहा है और कितने पेपर उन्हें आगे पढ़ने हैं। थोड़ा सा ट्रेंड का अंदाजा लगाते हैं कि लोग पहले कौन सा पेपर उठा रहे हैं, बाद में कौन सा पेपर उठा रहे हैं। तो जब आपके पास पॉपुलेशन के डिफरेंट डायनेमिक्स आ जाए, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स आ जाए, तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है एट एनी गिवन टाइम। जैसे इस दफा हमने पिछले सेशन के एंड पे जो पॉपुलेशन के डायनामिक्स देखे थे, वी वर ऑफ द व्यू के FR1 इस दफा बहुत ज्यादा रश होगा। हमने CMADZ पे FR1 के 5 बैचेस अनाउंस कर दिए, और अक्सर लोगों ने कहा यार पागल हो गए हो, एक सब्जेक्ट के 5 बैच, वो भी एक ऑनलाइन कॉलेज में। हमने कहा नहीं, वी एंटिसिपेट कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रश आ रहा है। और यस, हमारे वो पांचों बैचेस बड़े सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वो चीज नजर आ रही थी कि आवाम का एक फ्लो था उन सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये जो बिग डाटा है ना, इससे क्या होता है, बिजनेसेस अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक टाइम आएगा कि आप इसको बाय कर रहे होंगे, आप गूगल से, आप फेसबुक से बाय कर रहे होंगे, मुझे ट्रेंड चाहिए। आपको कोई ऐड चलाना है, आपने ऐड चलाना है, तो फेसबुक पे आप जाके कहते हैं भाई मुझे इस एज से इस एज के लोगों को अपना ऐड दिखाना है। मेरा जो ऐड है वो उन लोगों को देखना चाहिए जिनके इंटरेस्ट में ICAP आ रहा है, या जिनके इंटरेस्ट में कोई प्रोफेशनल स्टडीज आ रही हैं, या ACCA या CA या इस तरह की चीज आ रही है, जो कि इस शहर से ताल्लुक रखते हो और उन्होंने फलाना फलाना चीजों को कॉमन इंटरेस्ट में डाला हुआ हो। तो फेसबुक आपको इंटेलिजेंटली आपका डाटा वो करके आपका ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाएगा जो कि आपने इंटरेस्ट ग्रुप वहां पे डाला है। तो फेसबुक ने इस चीज का एज लिया। फेसबुक अपनी सबसे ज्यादा जो कमाई करता है वो इन एड से करता है।
ये इन पेड मार्केटिंग से करता है, जिसमें आप अपनी कैंपेन बनाते हैं, आप एक पेज बनाते हैं, इवन आप कहते हैं फेसबुक को टारगेट देते हैं, आप कहते हैं मुझे इस पोस्ट पे लाइक चाहिए, और ना आप उसको फ्लोट कर देते हैं और पैसे लगा देते हैं, तो आपको फेसबुक उसके ऊपर लाइक दिलवाता है, वो उसको जगह जगह प्रमोट करता है। तो अगेन ये सब पॉसिबल है इस बिग डाटा की वजह से। यानी कि बिग डाटा के बारे में हम बात करते हैं कि एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट्स हैं, ये गैदर हो रहे हैं, एनालाइज हो रहे हैं, इनकी कंप्यूटेशन हो रही है ताकि डिफरेंट पैटर्न्स रिवील हो, फैशंस रिवील हो, ट्रेंड्स का अंदाजा हो सके, एसोसिएशंस, प्रेफरेंसेस और इन सारी चीजों का अंदाजा हो सके कि क्या चीजें चल रही हैं, और फिर ऑर्गेनाइजेशन इस सेट्स का, इन ट्रेंड्स का फायदा उठा के एक्सप्लॉइट करते हैं और उसमें से अपने लिए कोई बिजनेस निकालने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आजकल डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज जो है वो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो की जा रही है। जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एट नियर पियर हम एक बड़ा मजे का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ और एक चैप्टर पूरा पढ़ाता हूँ, तो चैप्टर पढ़ाने के बाद मुझे पता है कि मैंने जितना मर्जी आसान किया वो चैप्टर, कहीं ना कहीं बच्चे 3 सवाल लाजमी पूछेंगे, सर ये चीज कैसे होती है, ये क्या होती है, और अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा। अब बच्चे के लिए वो जिंदगी में पहली दफा सवाल है, लेकिन मैं तो 15 साल से इतने सारे बैचेस पढ़ा के, सैकड़ों बैचेस पढ़ा के मुझे तो समझ आ गया कि इस चैप्टर के बाद टिपिकल सवाल क्या होते हैं। एक तो मैं अपने लेक्चर में उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, बट स्टिल मुझे पता है कि इनकॉर्पोरेट होने के बावजूद भी इन पे बच्चा सोचेगा तो लेक्चर शायद उसके जहन में से कुछ स्किप हो गया और ये सवाल उसके जहन में आएगा। तो फिर क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया। वो तमाम सवाल जो टिपिकली बच्चे पूछते हैं उनको कह दिया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और उनकी अलग से वीडियोस बना के दे दी। अब एक बच्चा एक फोल्डर में जाता है, वो पहले पूरा चैप्टर पढ़ता है, चैप्टर पढ़ने के बाद बैठता है, फिर अपनी किताब पढ़ता है, फिर उसके जहन में कुछ सवाल आते हैं। अब इससे पहले कि वो सवाल के लिए व्हाट्सएप में आए, ईमेल करे, मैं इस ईमेल का जवाब दूं, व्हाट्सएप पे जवाब दूं, मैंने वहीं एक और फोल्डर डाल दिया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वो खोलता है तो वहां उसके दिमाग में आने वाला सवाल से मिलता जुलता उसे एक सवाल नजर आता है, वो उस वीडियो को प्ले करता है, तो उसमें मैं कैमरे के सामने होता हूँ और मैं सिर्फ उस टिपिकल प्रॉब्लम जो कि लेक्चर सुनने के बाद, किताब पढ़ने के बाद बच्चे के जहन में आएगी, उसका जवाब दे दिया। तो हुआ ये कि मैंने अपना टाइम बचा लिया, रादर देन कि मैं 500 बच्चों के वही एक सवाल को 500 दफा रिप्लाई करता। मैंने ये समझ लिया कि क्या ट्रेंड, और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर लिया। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये काफी हद तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं सो रहा हूँ तो सोते सोते भी एक वर्चुअल आतिफ आब्दी साहब जो है वो यूट्यूब पे, नियर पियर पे, मेडिजी पे, वर्चुअली कैंपस इनसाइट, अलग अलग जगह पे जो है वो लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली पैटर्न्स को देखते हैं, जज करते हैं। तो आप कई दफा, फॉर एग्जांपल आप कॉल करते हैं, कॉल में लाते हैं किसी कंपनी को, तो वो कहते हैं अच्छा जी आप फलाना के लिए ये बटन दबाएं, फलाना के लिए ये बटन दबाएं, फलाना के लिए ऐसा करें वैसा करें। कस्टमर बटन दबाते 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 अल्टीमेटली उस बंदे तक पहुंच जाते हैं। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना होती तो कस्टमर कॉल करता, वो कहते हैं हाँ जी बताएं आपका क्या मसला। उसने कहा जी मुझे सीए के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा जी होल्ड करें, मैं ताहिर साहब से राब्ता कराती हूँ। ताहिर साहब के पास कॉल गई, अब आप वेट करेंगे ताहिर साहब की कॉल खत्म हो, फिर ताहिर साहब ने उठा के कहा हाँ जी आपको सीए की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीआरसी की चाहिए, कैफ की चाहिए, या सीए फाइनल की। आपने कहा जी सीए फाइनल, ओहो अच्छा ठीक है जी मैं अब्दुल कुद्दूस साहब को फॉरवर्ड करता हूँ, अब्दुल कुद्दूस साहब को। तो आप इतना ऑफेंड हो जाएंगे और इन सारे लोगों का टाइम भी वेस्ट हुआ। वाई नॉट कि आपने एक वर्चुअल असिस्टेंट रख दिया है जो कि कंप्यूटर की आवाज में बोल रहा है कि हाँ जी फलाना के लिए 1 दबाएं, फलाना के लिए 2 दबाएं, फलाना के लिए 3। आप 3 दबाएंगे तो उसके अंदर फिर फर्दर ऑप्शन होंगी, इस चीज के लिए ये दबाएं, ये दबाएं, ये दबाएं। तो ये पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, ये एक कंप्यूटर है जो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को रूट कर रहा है। आप booking.com की वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट पे जाके जो है वो आपके कुछ टिपिकल सवाल हैं कि क्या मुझे पेमेंट प्रॉपर्टी पे जाके करनी होगी या मैंने पहले करनी है, क्या मैंने ऐसे कर। तो उनका एक वर्चुअल बॉट है, राइट साइड पे ऑप्शन आ रही होगी वर्चुअल बॉट, आप उसे ओपन करेंगे, आप अपने कुछ सवाल पूछेंगे। जब आप सवाल पूछेंगे आपके सवाल में से कीवर्ड्स उठाएगा वो, और वो देखेगा कि इस तरह के कीवर्ड्स कौन कौन सी चीज में एड्रेस हुआ। वो आपको सामने कहेगा कि आपका इन 3 में से कोई सवाल, आप कहेंगे ये वाला सवाल, आप क्लिक करेंगे उस सवाल का जवाब आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। कोई इंसान पीछे नहीं बैठा हुआ, पीछे कंप्यूटर के पास ऑलरेडी मल्टीपल चीजें मौजूद और वो कर रहे हैं। डॉक्टर्स ये वाला काम कर रहे हैं डाटा लेने के लिए, मरीजों की तशखीस के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप कंप्यूटर की सर्विसेज को यूज करते हैं, ऑटोमेशन सर्विसेज को यूज करते हैं, और ऐसे में अपने बिजनेस को जरा ज्यादा ईजी कर देते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आईटी, हम ये बात करते हैं कि आईटी की जो डेवलपमेंट्स हैं उसने कई नई प्रोडक्ट्स और इंप्रूवमेंट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में डाली हैं। इसने रेडिकली अल्टर कर दिया मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मेथड चेंज हो गए। इंटरनेट अब इस वक्त मेजर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो अब ज्यादा तेजी से हो सकती हैं। आईटी की चेंजेस होती रहेंगी और इससे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आते रहेंगे।
आईटी और चेंजेस इन आईटी हर बिजनेस को इफेक्ट करता है। हर बिजनेस को चाहिए कि वो प्रिपेयर आईटी की चेंजेस के लिए और उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करे ताकि वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को मीट कर सके। आपको इनमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें एक और चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन में कवर हो रही होती है। बिजनेस आईटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तमाम चीजें जो कि डेली ऑपरेशंस में उनके चल रही हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए। कंप्यूटर्स जो है वो टूल्स हैं इस इंफॉर्मेशन एज में, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस एज वेल एज एवरीडे जॉब्स को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और ये सारी चीजें, एक मिनट मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या ये वही स्लाइड है, क्योंकि मैंने एक फॉर्मेटिंग की थी जो कि थोड़ी सी अपेरेंट नजर नहीं आई। नहीं, आउटसोर्सिंग वाली स्लाइड तो नजर आ गई थी, ठीक है ये वही स्लाइड है। जी एक दफा मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, एक स्टूडेंट ने वॉइस के ऊपर बात की है, आवाज स्क्रीन कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? डन, क्लियर है भाई। जिन भाई को इशू आ रहा है वो एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करें, रीज्वाइन करें, सब सेट हो जाएगा। नहीं जी, हमने आईटी की बात की, अब आईटी की बात करते करते हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात करेंगे। इदारों के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, वो सारा मेथड जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। एक कॉलेज में आप एडमिशन कराएं तो कॉलेज में जो फॉर्म की डेटाबेस बनी हुई है, स्टूडेंट्स की एंट्रियां हैं, बच्चों का रिकॉर्ड है, रसीदें हैं, ये सारी चीजें उनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नादरा के पास जाए तो नादरा का सारा रिकॉर्ड, लोगों का डाटा, वो सारी चीजें वो उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा निजाम है जिसमें इंसान, डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, ये सारे मिलकर इंफॉर्मेशन को इनपुट कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, रिट्रीव कर रहे होते हैं, उसमें से डिफरेंट मीनिंगफुल चीजें जनरेट कर रहे होते हैं। जब हम आईटी की तरफ आते हैं तो आईटी के कुछ टिपिकल सिस्टम्स होते हैं, इनकी डिटेल में भी हम जा सकते हैं, लेकिन किताब ने इनकी सरसरी सी बात की है, तो चूंकि ये एक रिवीजन क्लास है तो यहाँ मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक्चुअल लेक्चर्स में हम जरा ज्यादा डिटेल में जाके समझ रहे होते हैं कि टीपीएस क्या है, फलाना क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटा इनपुट करने का सिस्टम है उसको हम कहते हैं टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सेल्स एंटर हो रही हैं, परचेजेस एंटर हो रही हैं, डेली का कैश की एंट्रियां हो रही हैं, जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनको जो सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा होता है उसे कहते हैं टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। फिर एमआईएस आता है। टीपीएस ने सारा डाटा एंटर किया, सारा का सारा रिकॉर्ड, जितनी भी दिन की सेल्स है वो एंटर की, जो भी हो रहा है उसको रिकॉर्ड किया। अब एमआईएस क्या करेगा, उसकी समरीज जनरेट करेगा। भाई आज के दिन में जितने एडमिशन हुए हमारे पास ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं हमारे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग फ्रंट ऑफिसर्स ने उन सारे एडमिशंस को प्रोसेस किया, अपने अपने टीपीएस पे डाल दिया। मुझे डे एंड पे अगर समरी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको उसकी समराइज टेबल जनरेट करूंगा, आज के दिन की टोटल एडमिशंस कितने हैं, आज के दिन में टोटल फलाना सब्जेक्ट में एडमिशंस कितने हैं, तो मेरे सामने समरीज आ जाएंगी। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम समरीज होती हैं जो टीपीएस की एंट्रियां पकड़ के उसको समराइज करके एमआईएस के अंदर बताते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जो रूटीन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए वो टीपीएस है, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट को प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो एमआईएस है। फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आता है, यानी कि ये एमआईएस की तरह से होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आप मोर कम्प्लेक्स या अनस्ट्रक्चर्ड नेचर की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे सामने डाटा आया, अब अगर एमआईएस होगा तो सिंपल टेबल्स आ रहे होंगे, अगर डीएसएस है तो मैं उसके ऊपर मुख्तलिफ एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं उसकी ग्राफ चार्ट जनरेट कर सकता हूँ, मैं उसकी रेशियो निकाल सकता हूँ, उसको पिछले साल से कंपेयर कर सकता हूँ, उस पर डिफरेंट किस्म के टूल्स, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज और ये सारी चीजें जब मैं उसके अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि यस, ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जो कि एमआईएस प्लस कुछ एनालिसिस के टूल्स हैं इसमें। देन एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जेक्टिव को जो है वो बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, एग्जेक्टिव को एक डैशबोर्ड चाहिए होता है, एग्जेक्टिव को सामने एक समरी नजर आ रही हो, फॉर एग्जांपल उसे नजर आ रहा हो कि इस साल की हमारी टोटल सेल्स इतनी है, वो सेल्स पे क्लिक करे तो पता लगे कि डबल क्लिक करे तो आगे से आ जाए जी 11 आइटम जो कितनी सेल है, किसी एक आइटम पे क्लिक करे तो पता लगेगा उसकी 25 ब्रांचेस में इतनी इतनी सेल है, किसी एक ब्रांच पे क्लिक करेगा तो पता लगेगा उसकी 12 महीने की इतनी सेल है, किसी एक महीने पे क्लिक करेगा तो पता लगेगा इस महीने में 1300 आइटम सेल हुए हैं, 1300 ट्रांजैक्शन है। किसी एक ट्रांजैक्शन डबल क्लिक करेगा तो ट्रांजैक्शन का वोचर सामने आ जाएगा, ये ट्रांजैक्शन थी, ये वाले भाई ने इतने रुपए में ये वाली चीज खरीदी थी।
यानी एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसको समरी नजर आनी चाहिए, बट विद एन ऑप्शन कि वो जितना ड्रिल डाउन करना चाहे, जितना अंदर तक खोदना चाहे वो खोद सके। दिस इज जस्ट लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने हो, आप नॉन करंट एसेट पे डबल क्लिक करें, 10 कैटेगरी में डिवाइड हो जाए, किसी एक पे डबल क्लिक करें वो फर्दर ओपन हो जाए, फिर क्लिक करें फर्दर ओपन हो जाए। तो नीचे से टीपीएस ने एमआईएस को डेटा दिया, एमआईएस ने डीएसएस को एनालिसिस में सपोर्ट किया, और इन सब ने मिलकर एग्जेक्टिव को एक समराइज वर्जन पेश किया कि एग्जेक्टिव जो है उसके ऊपर अपनी एक डिसीजन मेकिंग कर सके। देन एक्सपर्ट सिस्टम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह खुद ब खुद चल रहे होते हैं। आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट जगह पे स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज का आप चीजें इंफॉर्मेशन उसे पुट कर देते हैं। ये ऐसे कि जैसे वो booking.com की वेबसाइट पे जाके एक बंदे ने सवाल पूछा, पीछे एक एक्सपर्ट सिस्टम है, उसके सवाल पकड़ है, अपनी डेटाबेस में जाता है, कंपेयर करता है और रेलेवेंट जवाब निकाल के उसको दे देता है। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम है। देन ईआरपी, इन सब के अब्बाजान ईआरपी, जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के तमाम तरह के फंक्शंस इकट्ठे हैं, उसकी सेल, परचेज, उसके एचआर, उसके अकाउंटिंग, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसकी ऑर्डर मैनेजमेंट, इन सबको बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूं समझें एक बहुत बड़े अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जोड़ दें तो वो ईआरपी है। आई बिलीव कि इस लेवल पे इनको ईआरपी के ऊपर काफी लंबी चौड़ी डिबेट करनी चाहिए थी, ईआरपी को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से समझाना चाहिए था, उसके ऊपर बड़ी डिबेट करनी चाहिए थी अगर ये टेक्नोलॉजी की जंग में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। बट किताब ने बहुत ज्यादा बॉदर नहीं किया और उन्होंने कहा जी ब्रिंगिंग टुगेदर एचआर, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, ये इस वक्त एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट बनता जा रहा है इदारे के अंदर, और ये चीजें सारी बड़ी जरूरी होती जा रही है। तो टीपीएस डाटा इनपुट करता है, एमआईएस उसकी समरीज बनाता है, डीएसएस समराइज डाटा के ऊपर डिफरेंट तरह के एनालिसिस कर सकता है, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जेक्टिव को टू द पॉइंट समराइज इंफॉर्मेशन देता है और वो जिस भी इंफॉर्मेशन को जितना अंदर तक जाके देखना चाहे वो उतना देख सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली इन सारे सिस्टम में बैकएंड पे काम कर रहा होता है, ऑटो पे चलता है। और ईआरपी एक बहुत बड़ा सिस्टम जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सारे परचेजेस, सारी सेल, सारा एचआर, सारा रिकॉर्ड, इन सब सिस्टम्स का एक मास्टर सिस्टम होता है जो कि पूरे इदारे में फिर इंप्लीमेंट हो जाता है। कहानी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। आपकी स्ट्रेटेजी में इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या सपोर्ट देता है भाई? आपकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना अच्छा डिसीजन होगा आपका। आप कस्टमर को बेहतर सर्विस दे सकते हैं जब आपको पता है कि आपकी ट्रांजैक्शन किस क्वालिटी की है। कस्टमर को जब ऑनलाइन जब हर चीज बड़ी ऑटोमेटेड नजर आएगी तो कस्टमर भी हैप्पी होगा। आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम सूटेबल होना चाहिए ताकि वो असिस्ट करे कि आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज को वो करे। बेटर आईएस सिस्टम जो है वो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दे देगा अपने राइवल्स के ऊपर। वो टास्क जो कि पीसी पे बड़ा अरसा ले सकते हैं, ईयर्स ले सकते हैं, सुपर कंप्यूटर पे बहुत ही तेजी से काम कर सकते हैं। बड़े बड़े इदारों में नादरा लेवल का इदारा, पूरे पाकिस्तान लेवल का इदारा, वो इदारा जो पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिकिंग, चलान और उसको मैनेज करे, वहां सुपर कंप्यूटर सुपर फास्ट तरीके से सारी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करेंगे और मुल्क वाइज एक पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से प्रोसेस कर लेंगे। डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेसेस डिफरेंट डाटा कलेक्ट करते हैं। ये डाटा जो है जब एक दफा कलेक्ट होता है तो फिर एक अच्छे वेल डिजाइन आईटी सिस्टम्स के साथ आप इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, इसको डिफरेंट इंफॉर्मेशन चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके किसी एक जगह स्टोर करते हैं तो नॉर्मली हम उसको डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और ऑर्गेनाइज करता है डाटा वगैरह को। जब आप डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं तो जो सिस्टम उस डेटाबेस को चीजें चला रहा होता है वो डीबीएमएस कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप क्विकली और इजीली एंटर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं डाटा। डेटाबेसेस जो है वो कोर ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एक कस्टमर का फॉर एग्जांपल एक जगह पे कस्टमर्स का सारा रिकॉर्ड, उनकी बाइंग पैटर्न, कंसिडर दराज, दराज पे आपका जो अकाउंट है, अकाउंट में आपका क्या नाम है, आपका क्या एड्रेस है, आपने कितनी दफा बाइंग की है, किस किस जगह बाइंग की है, आपको कौन कौन सी चीज डिलीवर हुई थी, आपने क्या क्या रिव्यू दिया था, आपने कितनी ट्रांजेक्शन की हैं, आपने कितने पैसे दिए, आपका पैसे कौन से क्रेडिट कार्ड से आते हैं, सारा कुछ, सारी चीजों का एक रिकॉर्ड है। तो डेटाबेस इस वक्त एक बहुत बड़ा एसेट है इदारों के लिए। इदारे अपने डेटाबेसेस पे काम करते हैं, अपने डेटाबेस से ट्रेंड एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक मीनिंगफुल रिजल्ट पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
हम ये कह रहे हैं कि कस्टमर का डेटाबेस जो है उसके अंदर चीजें हो सकती हैं, मार्केटिंग न्यू ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकता है, सेल्स देख सकते हैं कि हाई वॉल्यूम कस्टमर्स कौन से हैं, ऑपरेशंस देख सकते हैं कि इन्वेंट्री और हमने प्रोडक्शन को किस तरह से मैनेज करना है, फाइनेंशियल देख सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी डेटाबेस सबकी नीड है। डेटाबेस से हर किसी को अपने मतलब की इंफॉर्मेशन मिल रही है, सेल्स वालों को, परचेज वालों को, मार्केटिंग वालों को, फलाना वालों को। तो बेसिकली हम देखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आईटी हमारे कैसे हेल्प कर रही है। जब हम डेटाबेसेस की बात करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट्स का। डेटा वेयर हाउस क्या है? बेसिकली बहुत सारी डेटाबेसेस आपने पूरी कंपनी की एक मास्टर डेटाबेस में स्टोर कर ली। आपकी कंपनी की 25 जगह लोकेशन है, 25 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच पे कपड़े सेल हो रहे हैं, हर ब्रांच का अपना एक डेटाबेस बन रहा है, वो सारा डेटाबेस उठ के एक मास्टर सुपर डेटाबेस में आ रहा है, वो आपका बन जाएगा डेटा वेयर हाउस। जैसे इन्वेंट्री का वेयर हाउस होता है ना, कि गोदाम में जहां सारी इन्वेंट्री पड़ी है, डेटा वेयर हाउस एक ऐसा वेयर हाउस जहां पे सारे आपके डेटाबेसेस पड़े हैं। इसके अंदर से मैनेजर्स जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं डेटा अक्रॉस एंटरप्राइज और सारी चीजों को। डेटा वेयर हाउस के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, इससे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटाबेसेस से चीजों को लेके चल सकते हैं, डेटा को ज्यादा फास्टर एनालाइज कर सकते हैं। टीपीएस से तो सिर्फ डेटा एंटर होता था, कहने का मतलब है कि ईआरपी भी एक तरह से डेटा वेयर हाउस है। ईआरपी के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस इकट्ठे होकर एक जगह पे मौजूद है। अब आप इन डेटाबेसेस पे अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं। तो जितनी अच्छी, जितनी स्ट्रक्चर्ड आपकी डेटाबेस होगी, जितना अच्छा आपका डेटाबेस वेयरहाउस होगा, उतना ही आसान होगा आपके लिए क्वालिटी डिसीजन मेकिंग करना। सुन के अजीब सा लग रहा होगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन बस हम पढ़ रहे हैं। हम समझना चाह रहे हैं कि आईटी का बिजनेस है, क्या रोल है, और उसमें भी बिजनेस के बजाय हम आईटी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। डेटा वेयर हाउस के अंदर डिफरेंट डेटा मार्ट्स हो सकते हैं। डेटा मार्ट्स क्या है? अब डेटा वेयर हाउस के अंदर एक छोटा कंपोनेंट डेटा मार्ट है, स्पेशल सबसेट ऑफ अ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस का एक छोटा सबसेट दैट ईच डील्स विद पर्टिकुलर एरिया और डिपार्टमेंट। आपकी बहुत ज्यादा डेटाबेसेस हैं, उसके अंदर आपने कहा कि जी हमारा सेल्स का सारा डाटा ये पड़ा हुआ है, ये हमारा डाटा मार्ट है, ये हमारा एंट्रीज का डाटा पड़ा हुआ है, ये हमारा जो है वो एचआर का सारा डाटा पड़ा हुआ है, ये कस्टमर के सिर्फ ऑर्डर्स का डाटा पड़ा हुआ है, ये कस्टमर्स की पेमेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है। यानी कि आपके बड़े डेटाबेस के अंदर जो छोटे छोटे स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड पर्टिकुलर डाटा है, उसको हम कहते हैं डाटा मार्ट। तो डाटा मार्ट का कॉन्सेप्ट डेटाबेस के साथ नॉर्मली पढ़ाया जाता है। कंपनीज जो है वो डाटा वेयर हाउस को यूज करती हैं ताकि वो गैदर कर सकें, सिक्योर कर सकें, एनालाइज कर सकें डाटा डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। और ऐसे में जाहिर है रिटेलर्स चाहेंगे कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कस्टमर की डेमोग्राफिक्स के, कस्टमर किस तरह का, उसके शॉपिंग पैटर्न क्या है। बैंक शायद देख सकते हैं कि उनका क्रेडिट कार्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से। तो जितने अच्छे डाटाबेस होंगे, जितना अच्छा डाटा के निजाम होंगे, उतने अच्छे तरीके से चीजें प्रोसेस होंगी। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक कर लूं, मैं एक चीज आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट, क्योंकि मैं एक फिजिकल एनवायरनमेंट में हूं, यहाँ फिजिकल डिस्टर्बेंस है। एक भाई का मजे का कमेंट है, सर अभी सो के उठा था लेकिन वापस से नींद आ गई है, इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, क्या करें। आईकेप जो है ना वो, मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट्स बताने थे बिजनेस के ऊपर, और वो पूरी आईटी छाप गए। यानी कि उन्होंने बस चैप्टर्स बनाने थे, समझ नहीं आ रहा था कि अब हम इन लोगों को नया सिलेबस क्या दें। तो बस जहां जहां से कॉपी पेस्ट कर सकते थे उन्होंने कर दिया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैप्टर 1 to 5 तक आपने बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, तेजी से काम करना है। खैर, मैं फिजिकल एनवायरनमेंट में था तो बाहर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, तो मैं उस डिस्टर्बेंस को थोड़ा सा रिमूव करवाने की कोशिश की है। अल्लाह खैर करे। इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर,
आईटी या इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंजेस से इदारे को क्या फर्क पड़ेगा, इदारे के स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली काफी सारी चेंजेस आएंगी, आप एक नए निजाम पे चले जाएंगे, आईटी से आपकी चीजें सिंक हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, आपका स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा, डीलेयरिंग हो जाएगी, डाउन साइजिंग हो जाएगी, ये सारी चीजें जो है आपकी डिफरेंट हो जाएंगी। आपके जो डिसीजंस हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से लिए जा सकेंगे, और आपका हेड ऑफिस जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रली ज्यादा कंट्रोल कर सकेगा, और सारी चीजें सिस्टमेटिक हो जाएंगी। काफी एंटिटीज को डिफरेंट तरीके से ऑलरेडी आईटी और आईएस चेंज कर चुके हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फ्लैटर मैनेजमेंट हिरार्की की तरफ आ गए हैं, जिसमें बड़े कम मिडिल मैनेजर्स हैं। एक टॉलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक इस तरह की शक्ल बन रही होती है इदारे की कि बहुत सारी लेयर्स हैं, और एक फ्लैटर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर तकरीबन इस तरह से होता है कि बड़ी कम लेयर्स होती हैं और ज्यादा लोग एक लेयर्स में काम कर रहे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप फ्लैटर लेयर की तरफ जाना शुरू हो गए, फ्लैटर स्ट्रक्चर की तरफ जाना शुरू हो गए, जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स कम होती हैं और एक लेयर में ज्यादा लोग होते हैं। क्योंकि पहले हर 10 बंदों के पे एक मैनेजर चाहिए था, अब 100 बंदों पे एक मैनेजर चाहिए। क्यों? क्योंकि आईटी ने चीजों को जरा ज्यादा आसान कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रही है। सेंट्रली डिसीजन भी हो सकते हैं और जूनियर मैनेजर लोकली भी डिसीजन ले सकता है। अब लोगों को ऑफिस में मिलकर काम करने की जरूरत नहीं है, वो अपने एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोविड के टाइम पे ऑनलाइन कंप्यूटिंग हुई, कोविड के टाइम पे लोगों ने घरों में बैठ के काम किया, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डज रियलाइज कि वो हर दिन गैर जरूरी मीटिंग्स करते थे और बहुत सारी चीजों पे फालतू टाइम वेस्ट करते थे। पता ही लगा कि हर एम्प्लॉय घर में बैठ के 3 घंटे में जो काम कर रहा था, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे ऑपरेशंस वैसे ही चला रही थी जैसे कि वो 8 घंटे के वर्किंग आवर्स में चला रहे होते थे। विद बहुत ज्यादा खर्चा एसीज पे करना पड़ता था, स्ट्रक्चर पे करना पड़ता था, बिला वजह मीटिंग होती थी, खाने होते थे, बातें होती थी, सब खत्म हो गया। लोगों ने घर बैठ के जब काम किया तो कम टाइम में बड़ा इफेक्टिव काम किया, लोगों को घर का लेयर भी मिल गया और एक कंपनी को भी अपना एक सिस्टम मिल गया। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब अगेन आप देखें तो बड़ी ही जेनेरिक सी डिस्कशन है, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, अब अगर आप मेरे से पूछें कि हमने जो पढ़ा है इसमें से क्या याद करना है, तो मैं आपको कहूंगा कि डाउन साइजिंग और डील लेयरिंग का आपको कॉन्सेप्ट बस मोटा मोटा पता होना चाहिए कि इनमें क्या फर्क है। आउटसोर्सिंग के फायदे नुकसानों का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। आपको ये जो 5-6 तरह के सिस्टम्स हैं, इनकी बस एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। टीपीएस क्या है, एमआईएस क्या है। आपको डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यानी अभी तक सिर्फ जो हमने पढ़ा है उसमें से, अभी तक जो पढ़ा है उसमें से सिर्फ इतना है जो जहन में रखने वाला है। बाकी चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन सेंस वाली हैं, जो कि आप खुद से पेपर में परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं जी, चैप्टर के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। चैप्टर ने आधा टाइम आईटी के फजाइल, आईटी के जो कमालात हैं, आईटी क्या है, आईटी के अंदर अलग अलग लफ्ज क्या होते हैं, उनके क्या मतलब हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, इनको बताया। ये कहते कहते चैप्टर को अचानक से ख्याल आया कि आईटी में तो खतरे भी बहुत ज्यादा हैं। जब आईटी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जब चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं तो फिर सिस्टम्स को थ्रेट है। अगर ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चोरी हो गई तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक खौफ होगा आपको। अगर ये आपके डेटाबेसेस चोरी हो गए, अगर आपके सॉफ्टवेयर में करप्शन हो गई, कोई हैकर्स आ गए, कोई वायरस आ गया, कोई और इस तरह का मसला आ गया, तो अब यहाँ पे यहाँ से चैप्टर एक डिफरेंट मोड़ ले रहा है। और अब हम बात करेंगे सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर, आईटी की चीजों की सिक्योरिटी क्या है, किस तरह से। तो इस चैप्टर का ये वाला जो हाफ है इसमें जरा ज्यादा कुछ डिस्कशन है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये वाली डिस्कशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, कि पेपर में अगर वो कोई क्रैमिंग वाला सवाल देना चाहें तो वो इस एरिया से बीच में से पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ्तार अपनी थोड़ी सी दोबारा से स्लो कर लेंगे, और हम उतना तेजी से काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बहरहाल मतलब थोड़ा सा तो देखना है। ये कह रहे हैं कि डाटा डिलीशन या करप्शन ड्यू टू ह्यूमन एरर, ये मुख्तलिफ तरह के थ्रेट्स आ सकते हैं। सबसे पहले किताब हमें बताने की कोशिश करी है कि आईटी के सिस्टम्स के अंदर क्या क्या थ्रेट हैं। तो डाटा डिलीशन या करप्शन हो जाए उससे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। टेक्निकल एरर आ सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, कोई कम्युनिकेशन लिंक्स में एरर आ सकता है। कुछ कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें नेचुरल डिजास्टर वगैरह का भी रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, हम कह रहे हैं जी कंप्यूटर बड़ा प्रोटेक्टेड है, हमने इसमें एक एक चीज महफूज की हुई है, कोई वायरस नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता, पता लगा जल्जला आया वो कंप्यूटर ही तबाह हो गया, बिल्डिंग गिरी वो कंप्यूटर तबाह हो गया। तो फिजिकल थ्रेट भी है आपके सॉफ्टवेयर को, कोई सिस्टम में एंटर हो जाए तो वो हैक कर सकता है, चोरी कर सकता है, इंसान की गलती से भी एरर हो सकता है, टेक्निकल चीजें भी एरर हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास पढ़ाते हुए मेरी तरफ से कैमरा सही है, सारा कुछ है, रास्ते में इंटरनेट की खराबी हुई और आपको कैमरा सही नहीं पहुंचा,
तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिली जो क्वालिटी मैंने आपको देने की कोशिश की। तो यस, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं आईटी के सिस्टम्स के। सिस्टम जो है उनको क्रिमिनल डैमेज वगैरह भी हो सकता है, लोग चोरी भी कर सकते हैं, एक क्रिमिनल माइंडेड बंदा उसको तबाह भी कर सकता है, डेलिबरेट करप्शन हो सकती है, वायरस हैकिंग वगैरह हो सकती है। कुछ की पर्सनल आपके जो कि आईटी के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, जिनकी वजह से आपका आईटी का सिस्टम चल रहा था, हो सकता है वो लोग आपको छोड़ के चला जाए, हो सकता है अनऑथराइज्ड यूजर आपके सिस्टम में है और आपको खराबी कर दें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या थ्रेट्स हैं आईटी के सिस्टम में, तो आप कहेंगे कि ये चंद थ्रेट्स हैं। मैनुअल एरर भी हो सकता है, टेक्निकल एरर भी हो सकता है, जान की बेईमानी भी हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर भी आ सकते हैं, धोखाधड़ी भी हो सकती है, आपके बंदे भी छोड़ के जा सकते हैं। ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिस्टम सिक्योरिटी के थ्रेट हैं। In addition, there are risks with computer software itself. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अपने रिस्क भी हैं। सॉफ्टवेयर में शायद सॉफ्टवेयर लिखने वालों ने सॉफ्टवेयर में शायद मिस्टेक्स डाली हो, सॉफ्टवेयर में भी कई दफा बग्स होते हैं, कई दफा कुछ सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे तरीके से नहीं बने होते, जिसकी वजह से भी अक्सर इश्यूज आपकी वजह से नहीं आए, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं आए, उस सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से आ गए। सॉफ्टवेयर हो सकता है शायद इतने इनबिल्ट कंट्रोल ना दें, शायद इनपुट आउटपुट करते हुए सॉफ्टवेयर के अंदर बड़े अच्छे अच्छे सिस्टम ना बने हुए हो, जिसकी वजह से शायद आप सही से काम ना कर सके। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जब हम आईटी की बात करते हैं तो ये दो वर्ड्स काफी ज्यादा कॉमन है, ये आप ऑडिट के अंदर भी देख रहे होते हैं। जनरल कंट्रोल का मतलब होता है ओवरऑल कंट्रोल, किसी भी सिस्टम के, किसी भी आईटी के निजाम में ओवरऑल क्या, ओवरऑल कंट्रोल वो होते हैं जो सिस्टम में एक्सेस से लोगों को रोकते हैं, ओवरऑल कंट्रोल वो होते हैं जो सिस्टम की ओवरऑल प्रोटेक्शन करते हैं। फिर होते हैं आपके एप्लीकेशन कंट्रोल, जो कि एक यूनिट लेवल पे इनपुट आउटपुट सही हो रहा है उसके ऊपर बात करें। हमारी किताब ने यहाँ पे जनरल कंट्रोल्स पे काफी डिस्कशन की। एप्लीकेशन कंट्रोल्स के ऊपर आपको ऑडिट के अंदर डिस्कशन जरा ज्यादा मिल जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जी जनरल कंट्रोल्स जो है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो ओवरऑल कंट्रोल जो कि तमाम आईटी सिस्टम्स पे अप्लाई हो सकते हैं, खासतौर पे डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स में। चंद एग्जांपल्स क्या हैं? फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स एंड कंट्रोल, फिजिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो कंटिन्यूटी ऑफ आईटी ऑपरेशंस है, अब बिजली ना चली जाए, ये ना हो जाए, यूपीएस की कनेक्टिविटी फलाना, हॉट साइट्स, कोल्ड साइट्स। जनरल कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स के जैसे कि पासवर्ड्स, एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स वगैरह, फायरवॉल, इन सारे अल्फाज पे हम अलग अलग बात भी कर रहे होंगे। जनरल कंट्रोल ओवर इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ न्यू वर्जन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये भी जनरल कंट्रोल होना चाहिए कि अगर एक नया प्रोग्राम आया, नया सिस्टम आया, उसके अंदर कुछ और चीजें हैं, कुछ और फीचर्स हैं, तो शायद उसके कंट्रोल अच्छे नहीं बने होंगे, हमें उस पर काम करना होगा। आईटी के स्टैंडर्ड भी कई दफा आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो इन्होंने जनरल कंट्रोल का जिक्र किया, इसमें हम आईटी स्टैंडर्ड्स पे बात करेंगे, हम जो है वो पासवर्ड पे बात करेंगे, इंक्रिप्शन पे बात करेंगे, फायरवॉल पे बात करेंगे, फिजिकल सिक्योरिटी पे बात करेंगे, यानी कि जो डिफरेंट तरह की जनरल कंट्रोल्स है उनको अलग अलग तरीके से देखेंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल में हमने कहा कि वो स्पेसिफिक कंट्रोल्स हैं, वो स्पेसिफिक कंट्रोल्स हैं जो कि यूनिक हैं पर्टिकुलर आईटी सिस्टम में या आईटी एप्लीकेशन में। इसके अंदर वो कंट्रोल्स हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर डले हुए होते हैं, यानी कि ये मैं नॉर्मली बात करता हूं कि ये इनपुट से रिलेटेड, इनपुट्स, आउटपुट्स, हमारी स्क्रीन भी प्रॉब्लम करती है, इनपुट्स, आउटपुट्स, वेरी गुड, मतलब सिर्फ अजियत, चले मैं नहीं लिखता। इनपुट्स, आउटपुट्स, प्रोसेसिंग, कंट्रोल, स्टोरेज, जो एक यूनिट लेवल पे है ना, कोई भी चीज एंटर करते हुए, प्रोसेस करते हुए, आउटपुट जनरेट करते हुए जो भी चीजें, वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। और जनरल कंट्रोल है कि ओवरऑल चीजें बेहतर होनी चाहिए, ओवरऑल पासवर्ड लगे होने चाहिए, ओवरऑल फायरवॉल लगे हुए होने चाहिए, अच्छे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छी फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छे आईटी के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, अच्छे आईटी ऑडिट्स होने चाहिए, अच्छा कॉबिट होना चाहिए। इसके ऊपर हम सब पे बात करेंगे। ले जी, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। हम ये कहते हैं कि आपको सिक्योरिटी का एक बेस्ट वे ये है कि आप लोगों को फिजिकल एक्सेस से रोकें। आईटी सिस्टम्स, इक्विपमेंट जहां पे पड़े हुए हैं उनकी फिजिकल एक्सेस कैसे रोकें? आप लॉक्स लगा दें, आप डोर्स पे लॉक्स लगा दें जहां कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हुए हैं, आप विंडोज वगैरह पे बार्स लगा दें कि वहां से लोग अंदर एंटर ना हो जाएं, आप जो है वो शटर प्रूफ ग्लास कंप्यूटर रूम की विंडोज पे लगा दें ताकि जो है वो उसको तोड़ ना सके, कोई उसके अंदर आ ना सके। आप हार्डवेयर को कोशिश करें ऐसी जगह पे लेके आए जहां सैलाब और पानी वगैरह आने का खदशा नहीं है, जहां नमी का खदशा नहीं है। फिजिकल प्रोटेक्शन जो है वो आप डिफरेंट तरीके से केबल्स की कर सकते हैं। फायर और फ्लड से बचाने के लिए आप केबल्स के ऊपर एक्स्ट्रा इंसुलेशन कर सकते हैं कि वो इस तरह की चीजों से उनको डिस्टर्बेंस ना हो। बैकअप पावर जनरेटर्स वगैरह इसमें एक अच्छा एक वो है। स्मोक डिटेक्टर्स आप इंस्टॉल कर लें, फायर अलार्म्स वगैरह डाल दें कि किसी वक्त कहीं धुआं है, आग उठी तो फौरन से शोर शराबा मच गया, फौरन से लोगों को पता लग गया, अलार्म बच गया। रेगुलर फायर ड्रिल्स वगैरह करें।
फायर ड्रिल का मतलब ये होता है कि आप एक एक्टिविटी करते हैं कि आप इदारे में किसी दिन प्रैक्टिस करते हैं कि अगर अचानक से आग लग जाए तो फौरन से लोग कैसे भागेंगे, क्या होगा, ताकि जब एक्चुअल में खुदा ना खासा किसी वक्त आग लग गए तो उस वक्त लोग पैनिक होकर आपस में टकरा के दब ना जाए एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं वो चीजों को बेहतर तरीके से कर लें। स्कूल में अक्सर फायर ड्रिल्स होती हैं, तो फायर ड्रिल का मतलब एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं कि अचानक से आग लग जाए तो क्या हंगामी सूरत होगी, और लोगों को पहले से पता हो कि उन्होंने किस वक्त किस तरह से बिहेव करना है। इंश्योरेंसेस वगैरह ले लेते हैं आप डिफरेंट प्रोवाइडर्स के साथ हॉट और कोल्ड साइट्स वगैरह का अरेंजमेंट कर लेते हैं। हॉट साइट का मतलब ये, फॉर एग्जांपल मेरा एक सेटअप है, फॉर एग्जांपल मेरा एक नेटवर्क है, एक जगह पे 25 कंप्यूटर रखे हुए हैं, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, मेरे 25 एम्प्लॉइज हैं, वो 25 कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं और मेरा काम बड़ा जरूरी है। अचानक से पता ये लगा कि जल्जला आया, वो जगह तबाह हो गई। अचानक से पता लगा कि जनाब उस इलाके को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया कि नहीं जी यहाँ पे वो नहीं हो सकता। अचानक से पता लगा हमारी बिल्डिंग में आग लग गई। अब अगर ये अचानक से ये सारी चीजें हो जाएं तो आइडियली मैंने कुछ ना कुछ और सप्लायर्स के साथ राब्ता किया वो कि जी मुझे आपकी हॉट साइट चाहिए। हॉट साइट क्या है कि जैसे ही मेरे इदारे में मसला होगा तो पहले तो मैं इस मसले को रिजॉल्व करूंगा, लेकिन मेरा काम डिले ना हो तो मैं अपने 25 एम्प्लॉइज को एक हॉट साइट पे भेज दूंगा, जहां इनके लिए 25 कंप्यूटर्स अलोंग विद इंटरनेट, अलोंग विद तार, हर चीज बिल्कुल फुल कनेक्टिविटी की हालत में होगी और रेडी टू यूज होगा कि आज गए और अगले मिनट वहां पे काम करना शुरू कर दिया। कोल्ड साइट क्या होती है? कोल्ड साइट एक ऐसी जगह है जो मेरे लिए अवेलेबल है, यानी कि वो एक बिल्डिंग सी होगी, वहां पे कुछ कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी हो भी सकती है, यानी कि अगर मुझे एकदम से मसला बन जाए तो मेरे पास एक जगह हो, मैं वहां पे जाऊं, वहां पे नए कुछ देर के लिए कंप्यूटर्स रखूं, काम शाम वगैरह वहां शुरू करूं, और जब खत्म हो जाए तो वो सारे कंप्यूटर बेच के या उनको इधर उधर करके या उनको अपने किसी इदारे के किसी और डिपार्टमेंट में देके मैं वापस अपनी लोकेशन पे आ जाऊं। तो हॉट साइट होती है चलती हुई साइट, बिल्कुल जहां बस जाओ और काम शुरू। कोल्ड साइट होती है ऐसी जगह जहां आपको इक्विपमेंट्स और चीजें मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ऑपरेशनल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे वहां काम चलाने के लिए। तो आप अक्सर दफा मुख्तलिफ लोगों के साथ हॉट या कोल्ड साइट अरेंजमेंट करके बैठे हुए होते हैं। नहीं जी, पासवर्ड्स, किताब हमें अब समझाना चाह रही है पासवर्ड क्या है, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहरहाल हम फिर भी समझेंगे पासवर्ड क्या होता है। उन्होंने कहा ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम बिफोर इट विल अलाउ एक्सेस टू सिस्टम और पार्ट ऑफ सिस्टम। पूरे सिस्टम में एंटर होने के लिए या सिस्टम के किसी हिस्से, किसी खास ऐप, किसी खास डॉक्यूमेंट, किसी खास चीज में एंटर होते हुए आपने कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स डालने हैं, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आपका पासवर्ड है। टिपिकली एक कंप्यूटर यूजर को एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि आप अपना पासवर्ड दें, यानी कि जब ऐसी चीज हो जो पासवर्ड से खुलती है तो फौरन से कहते हैं हाँ जी बताएं आपका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड जो है वो इंडिविजुअल कंप्यूटर फाइल्स पे, सिस्टम्स में और प्रोग्राम्स में कहीं भी डाले जा सकते हैं। पासवर्ड आपको पता है हर ऐप पे डल सकते हैं, ऐप के अंदर किसी भी फीचर के अंदर डल सकते हैं। टू गेन एक्सेस टू अ सिस्टम इट मे बी नेसेसरी टू इनपुट बोथ अ यूजर नेम एंड अ पासवर्ड। कभी कभी आपसे खाली पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा, यूजर नेम भी मांगा जाएगा और पासवर्ड भी मांगा जाएगा। किताब हमें एजुकेट कर रही है, किताब हमें पासवर्ड समझा रही है, मतलब हैवी हो गया काम। खैर समझ लेते हैं। पासवर्ड सिस्टम्स उतने सिक्योर नहीं होते, कई दफा उसमें ह्यूमन एरर्स होते हैं। पासवर्ड सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, कई दफा यूजर्स अपने पासवर्ड जो अपने कुछ दोस्तों को दे देते हैं जो ऑथराइज नहीं होते, और फिर वो उस पासवर्ड को कभी भी इस्तेमाल करके सिस्टम में एंटर हो सकते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। यूजर कई दफा जो है वो ऐसे पासवर्ड रख लेते हैं जो कि उनकी चॉइस ऑफ पासवर्ड है, हैकर आराम से गेस कर लेते हैं। अक्सर लोग जो है उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ रखी हुई होती है, अक्सर लोगों ने जो है वो अपना अपना नाम पासवर्ड के तौर पे रखा हुआ होता है, अपनी बेगम का नाम पासवर्ड के तौर पे रखा हुआ होता है। यानी कि क्या होता है कि कुछ इंटेलिजेंट हैकर जो है ना थोड़े से तजर्बे करते हैं, और तजर्बे करने के बाद जो है वो गेस कर लेते हैं कि जी दूसरे बंदे का पासवर्ड क्या है। तो बहुत इजी टू यूज पासवर्ड भी नहीं होना चाहिए। पासवर्ड्स कई दफा जो है वो लोगों ने लिख के रख लिया होता है, एक बंदा पासवर्ड सेट करता है पहले तो पासवर्ड मुश्किल होना चाहिए, इतना मुश्किल कि वो गेस ना करे, लेकिन कई दफा इतना मुश्किल होता है कि बंदे को खुद भूल जाता है, और इतनी सारा तरह के पासवर्ड है, हर जगह पे तो पासवर्ड है, तो इंसान इतना भूल जाता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं पर्ची पे लिख के उसी कंप्यूटर सिस्टम के नीचे या साथ रख लिया कि अगर मुझे भूल गया मैं पर्ची निकालूंगा देख के लिख दूंगा, तो वो सारा कॉन्सेप्ट ही फौत हो गया, वो सारी सिक्योरिटी ही तबाह हो गई, वो जो आपने सोची हुई थी वो सबका सत्यानाश हो गया। तो एक सिक्योरिटी कल्चर डेवलप होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अवेयर कि जी आपके पासवर्ड से रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क है, पासवर्ड बार बार बदलना चाहिए। अच्छे पासवर्ड में क्या फीचर होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, खाली अल्फाबेट्स ना हो, उसमें नंबर्स भी हो, अल्फाबेट भी हो, कुछ स्पेशल सिंबल्स हो तो कमाली बात है। पासवर्ड जो है वो आप कोशिश करें कि किसी को ना बताएं, आप कोशिश करें अपना एक पासवर्ड बचा लें, बाकी सारे पासवर्ड बच जाएंगे। वो एक पासवर्ड है आपका गूगल का पासवर्ड। गूगल आपको ये ऑप्शन देता है कि आप कभी भी किसी भी सिस्टम में अगर इंटरनेट पे पासवर्ड सेव कर रहे हैं तो आपसे कहता है क्या ये मैं याद रख सकता हूँ, मतलब आपसे एथिकली पूछता है, आप कहते हैं हाँ तुम याद रख लो।
तो आपका सिस्टम याद रखता है। अब आप अगली दफा जब भी उधर जाएंगे और गूगल में वो सेव हुआ हुआ है तो गूगल आपको ऑटोफिल की ऑप्शन देगा, आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका यूजर नेम पासवर्ड फिल कर देगा। ये तब पॉसिबल है जब आप अपने गूगल ब्राउजर पे लॉगिन हुए हुए। अगर आप लॉगिन नहीं हुए तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अब आप एक काम करेंगे, हर पासवर्ड याद रखने के बजाय एक पासवर्ड याद रखें, गूगल का पासवर्ड। और गूगल के अंदर आपके सारे पासवर्ड स्टोर हुए हुए हैं तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। बट अगेन वही बात है कि गूगल किसी को मिल गया ना तो वो तबाह कर देगा आपको। वो आपके बैंक्स, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आपकी हर वो चीज। तो हम गूगल पे ओवर रिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि जगह जगह अलग अलग पर्चियों पे लिखना अच्छा नहीं है। या फिर आप एक सोचेंगे पासवर्ड मुश्किल सा हो, बहुत मुश्किल, और एक पासवर्ड आप हर जगह वो पासवर्ड लगाते हो। ये भी एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन इसका रिस्क ये है कि अगर किसी एक जगह पे किसी एक को एक पासवर्ड पता लग गया तो आपकी हर चीज उसके कंट्रोल में आ जाएगी। तो यस, पासवर्ड्स पे हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन में आप क्या करते हैं, आप एक डाटा को एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह लिखा हुआ है दिस, तो हो सकता है मैं इसको एक खास जबान में कन्वर्ट कर लूं और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे करके लिखा हो। यानी मैंने अपने तौर पे कहीं ना कहीं सिस्टम में डिफाइन किया था कि टी को मैं स्टार बनाया करूंगा, एच को मैं हैश बनाया करूंगा, आई को मैं लेमडा बनाया करूंगा और एस को मैं म्यू बनाया करूंगा या एम बनाया करूंगा खास किस्म का। तो होता यह है कि कई दफा आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज को खास एनक्रिप्टेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, अक्सर सॉफ्टवेयर आपकी ईमेल्स वगैरह ये काम करती हैं कि आप ईमेल भेजते हैं वो फौरन से उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं। इसका मतलब है ईमेल जिस वक्त जा रही है तो अजीब सी लातीनी जबान में जा रही है। कोई भी उस ईमेल को अनऑथराइज एकदम से खोलेगा तो उसको सामने डब्बे डब्बे स्केयर ट्रायंगल्स तारे नजर आएंगे। कई दफा आप एक फाइल ओपन करते हैं उसमें अजीब अजीब से सिंबल नजर आते हैं, क्योंकि आप ऑथराइज पर्सन नहीं थे, आपने गलती से ओपन कर लिया, वो फाइल एनक्रिप्ट हुई हुई होती है। तो एनक्रिप्शन में क्या होता है, इसमें डाटा की कोडिंग होती है एक ऐसी फॉर्म में जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होता नॉर्मली यूजर्स के लिए। यानी अगर आपके सामने ये लिखा नजर आएगा तो आपको कभी नहीं पता लगेगा कि ये लिखा हुआ है दिस, क्योंकि ये खास जबान में कन्वर्ट हुआ हुआ है। डाटा जो है एनक्रिप्ट हो सकता है कोडेड लैंग्वेज में, एनक्रिप्शन की को यूज कर सकते हैं। यानी कि की है, आपने एक की डिफाइन की हुई है कि टी को मैंने हमेशा इस तरह से डेविड स्टार बनाना है, एच को मैंने जो है वो हमेशा जो है वो हैश के साथ लेके चलना है, आई जो है वो लेमडा होना चाहिए। तो आप एक जबान पहले से तय कर लेते हैं, वो आपके कोड्स होते हैं, आप उसके थ्रू कर देते हैं। हैकर वुड नॉट बी एबल टू रीड द डाटा। अगर उसने आपका डाटा हैक भी कर लिया तो उसको अजीब अजीब सी जबान नजर आ रही है, उसको समझ नहीं आएगा ये क्या है। ये सब उसी को समझ आएगा जिसके पास की है, जिसको पता है कि इसका क्या मतलब है। और वो कन्वर्ट बैक नहीं कर सकेगा उसको नॉर्मल रीडेबल फॉर्म में जब तक कि उसके पास वो डीक्रिप्शन की नहीं है। एनक्रिप्शन का मतलब है नॉर्मल चीज को एक खास कोड में कन्वर्ट कर लिया, डीक्रिप्शन का मतलब है उस कोड वाली हुई चीज को दोबारा से एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। एनक्रिप्शन जो है वो कॉमनली यूज होता है कि डाटा प्रोटेक्ट करें जो कम्युनिकेट हो रहा है एक नेटवर्क पे, ताकि नेटवर्क पे अगर कोई भी बीच में चोरी कर ले तो गड़बड़ ना हो। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम वगैरह में एक अच्छी एनक्रिप्शन, सेंडर डिटेल्स और इन सारों की होनी चाहिए, और साथ एक प्राइवेट की भी होनी चाहिए जिससे उस डाटा को दोबारा से डिक्रिप्ट किया जा सके। फिर जनरल कंट्रोल में हम बात करते हैं प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग हैकर्स। फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स लें, गलत लोगों को सिस्टम में दाखिल ही ना होने दें, पासवर्ड लगाएं, एनक्रिप्शन लगाएं, ऑडिट ट्रेल्स होनी चाहिए, हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए कि कब कौन सिस्टम पे लॉगिन हुआ, किस बंदे ने किस वक्त ट्रांजैक्शन की, हर हर चीज का रिटर्न रिकॉर्ड लॉग मौजूद होना चाहिए। नेटवर्क लॉग्स ऑफ अटेम्प्ट्स होनी चाहिए कि कौन सिस्टम में कब घुसा, किसने कब कोशिश की, डिफरेंट फायरवॉल्स वगैरह होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप हैकिंग को प्रिवेंट या डिटेक्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। किताब हमें सिक्योरिटी मेजर्स बताती जा रही है और हम भी समझते जा रहे हैं। फायरवॉल, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है और उसके एम्प्लॉइज उसको एक्सेस कर रहे हैं। और एम्प्लॉइज इसलिए एक्सेस कर रहे हैं कि वो ऑथराइज है। लेकिन जब बाहर के लोग अपने घर बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं तो खुदा ना खास्ता कोई और भी एक्सेस कर सकता है जो कि अनऑथराइज हो, जो कि रॉन्ग पर्सन हो। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल लगा देंगे, अपने इदारे के इर्द गिर्द एक फायरवॉल लगा देते हैं। और ये फायरवॉल जो है ये क्या करती है, ये हर आने वाले को चेक करती है, हाँ भाई तुम कौन हो, हाँ भाई तुम कौन हो, इस बंदे का यूजर नेम, पासवर्ड, इसका आईपी एड्रेस, इसकी बहुत सारी चीजें कंफर्म करने के बाद कहती है हाँ भाई तुम तो अपने हो, तुम चले जाओ। और जब इसको देखते हैं और ये अपना नहीं नजर आता तो उसको ब्लॉक कर देते हैं कि भाई ये क्या है, और उसकी उसको एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि सिस्टम ने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो फायरवॉल बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, खाली हार्डवेयर भी हो सकता है, खाली सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जगह ये कॉम्बिनेशन होता है। इसका मकसद क्या होता है,
detect and prevent any attempt to gain unauthorized entry through internet into a user system या internet. Firewall will block suspicious message from internet. इंटरनेट से जो भी आपके सिस्टम में अजीबोगरीब सा अचानक से मैसेज आएगा वो उसे रोक देगा, भाईजान तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हें किसने इजाजत दी है यहाँ पे। और ऑन स्क्रीन रिपोर्ट देगा यूजर को कि हाँ भाई ये एक मैसेज आपके पास आ रहा था, हमने उसे ब्लॉक किया, बताओ वो अपना मैसेज लग रहा है या नहीं लग रहा। तो कई दफा फेसबुक, कई दफा और लोग ना कुछ चीजों को ब्लॉक कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, तो फिर आप उनको अलाउ करते हैं, नहीं भाई ये तो अपना मैसेज है, इसको आने दो। फायरवॉल सप्लाई से भी परचेज किए जा सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो फायरवॉल सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक मजेदार तरीका होता है जिससे आप अनऑथराइज एक्सेस को सिस्टम में एंटर होने से रोकते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई। कंप्यूटर वायरसेस, आपको पता है कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर कुछ लोग जान के वायरस छोड़ देते हैं, ये वायरस आता है और सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देता है। हर वायरस की अपनी प्रॉपर्टी है, कुछ कोई चीजें डिलीट कर देता है, कोई बैकअप बना लेता है, कुछ सिस्टम को हैवी कर देता है, कोई लैग कर देता है। तो अलग अलग तरह के वायरस हैं जो आपके सिस्टम को अच्छा खासा खराब कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप फायरवॉल्स यूज करते हैं जिससे आप अपने सिस्टम को महफूज रखने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं कि वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जिनका जो इसलिए डिजाइन किए जाते हैं कि डेलिबरेटली ये कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट किया जा सके। ये वायरसेस जो है वो गलत इंटेंशन से लिखे जाते हैं और मतलब इन बनाने वालों की नीयत खराब होती है, और कई दफा एक सही बंदा भी एक वायरस गलती से रेप्लिकेट कर जाता है, तो कभी कभी गलती से भी हो जाता है ऐसा। वायरस एक सिस्टम में किसी फाइल के थ्रू इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। वायरस जो है इसमें फाइल अटैचमेंट भी हो सकती है, ईमेल या कोई और चीज भी हो सकती है। और इसी तरह से वायरसेस अपने अपने डैमेज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। किताब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन वायरसेस के बारे में बताना चाह रही है, जैसे ट्रोजन हॉर्सेस, अजीब सा नाम है। A virus that disguises itself, often hidden within other software or files. When system is carrying out one program, it securely carries out the other. एक फाइल आई मेरे पास, एक वर्ड की फाइल आई, मैंने वर्ड की फाइल डबल क्लिक करके ओपन की। अब मैं वर्ड की फाइल पे सामने काम कर रहा हूँ, लेकिन भेजने वाले ने वर्ड की फाइल में पीछे एक वायरस छुपा के भेजा था, ट्रोजन हॉर्स। मैंने सामने फाइल खोली, वो घोड़ा जो है ना वो दौड़ रहा है, अब वो पीछे कभी कहीं जा रहा है, कभी मेरे सिस्टम की किसी चीज को खा रहा है, कभी किसी चीज में घुसा हुआ है। यानी मुझे लग रहा है कि मैं वर्ड पे काम कर रहा हूँ, लेकिन साथ में सिस्टम में पीछे कुछ और तबाहियां भी मची हुई हैं। तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो खामोशी से चुपके से आता है, किसी और फाइल के साथ आता है, अपेरेंटली कुछ और काम हो रहा होता है और बैक एंड पे वो अपना काम कर रहा होता है। वॉर्म्स, वॉर्म्स आपको पता है कुछ हशरातुल अर्ज की किस्म है कि जो कि आहिस्ता 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 फैल रहा होता है। वॉर्म्स क्या करेगा, दिस इज करप्ट डेटा दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ विद इन द सिस्टम मूविंग फ्रॉम वन फाइल ऑफ प्रोग्राम टू अनदर। एक फाइल के साथ आया, उसके बाद जो है वो ये साथ वाले फोल्डर में घुस जाएगा, उसकी फाइल के साथ एक और फोल्डर में घुस जाएगा, सी ड्राइव में भी घुस जाएगा, डी ड्राइव में भी घुस जाएगा, तस्वीरों में भी घुस जाएगा, ऑडियोज में भी घुस जाएगा, वीडियोज में भी घुस जाएगा, टेक्स्ट फाइल में भी घुस जाएगा। ये नहीं अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, ये कीड़ा मकोड़ा जो है वो ऐसे ऐसे फैलता रहता है, और एक टाइम आता है कि सिस्टम इतना हैवी हो जाता है कि आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, आपका सिस्टम वॉर्म से भरा हुआ होता है। वॉर्म का मतलब है एक अजीब सी खराब सी फाइल जो कि अपने आप को इतना रेप्लिकेट कर चुकी है कि ऑलमोस्ट हर फोल्डर हर जगह पे घुस चुकी हुई है। ट्रैपडोर्स, एक मिनट, मुझे यही शक हो रहा था, सिस्टम ने मुझे कहा कि आपकी बैटरी नहीं ठीक है, ये भी चल जाएगा और फिर मैं चार्जर लगा लूंगा। ट्रैपडोर्स, an entry point to a system that bypass normal controls. अगर कुछ नॉर्मल कंट्रोल लगे हुए हैं किसी जगह पे, एक एंट्री पे बैरियर है कि यूजर नेम पासवर्ड देके एंटर हो सकता है, फायरवॉल लगा हुआ है, तो ये ट्रैप डोर आया, इसने बीच में आके खुद ही से दरवाजा खोला और एक बंदे को अंदर जाने दे दिया। तो ट्रैप डोर बेसिकली एक ऐसा वायरस है जो कि एक एक्सेस की रुकावट को रोक रहा होता है और वहां पे चीजों को एंटर होने में फैसिलिटेट करता है। लॉजिक बॉम्ब, एक लॉजिक, a virus that is designed to start working corrupting file or processing within certain event occurs। आपने एक लॉजिक दे दी, लॉजिक आपने ये दी कि जब भी एक यूजर किसी भी फाइल को सेव एज करेगा, जब भी एक फाइल का एक रेप्लिका क्रिएट करेगा, बस तुमने इस एक्शन को देखना और तुमने पागल हो जाना है। यानी कि कई दफा एक वायरस होता है जिस वायरस को आपने एक इवेंट डिफाइन कर दिया, आपने कहा कि जब भी सिस्टम में ये इवेंट हो, जब भी ये लॉजिक हो, जब भी ये काम हो, तुमने ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाना है, तुमने फौरन से काम करना शुरू कर देना है। तो उसको हम कहते हैं लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब की तरह का एक दूसरा टाइम बॉम्ब भी हो सकता है जिसमें आपने एक टाइम या इवेंट डिफाइन किया होता है कि जैसे ही 22 जनवरी की सुबह 8 बजे तुमने सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देना है।
तो मतलब एक ऐसा वायरस जो कि खास टाइम जैसी सिस्टम पे आता है उस वक्त एग्जीक्यूट होता है। एक जमाना था सब सन 2000 आ रहा था तो Y2K बग का बहुत रोला था कि जैसे ही सन 2000 आएगा सिस्टम सारे तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो सिस्टम पागल हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी डेट और टाइम की क्या है। तो एक टाइम बॉम्ब जो है वो फट जाएगा और उसकी वजह से सारे के सारे सिस्टम नकारा हो जाएंगे, हवाई जहाज जो बेचारे गिर जाएंगे, ट्रेनें रुक जाएंगी, सिस्टम जैम हो जाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल पागल हो जाएंगे। मतलब एक बड़ा उसका रोला था। और उसके बाद लोग कहते हैं कि जी आप हमारा हमारा सिस्टम लें जो Y2K बग एनेबल्ड है, इसकी वजह से ये मसले नहीं होंगे। डेनियल ऑफ सर्विस एक इस तरह का वायरस जो चलता है और उसके बाद जो है वो सिस्टम को पागल कर देता है और सिस्टम जो है वो फिर कहती है सॉरी भाई हम नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जो कहती है आप यहाँ यूजर क्रिएट करें और यूजर को हम एक्सेस देंगे। मैं एक ऐसा खूबसूरत सा सॉफ्टवेयर उस वेबसाइट पे मारता हूँ कि वो 1 मिनट में 4 मिलियन यूजर्स जनरेट कर देता है। जब 4 मिलियन यूजर जनरेट होते हैं और 4 मिलियन यूजर्स का डाटा उस पे आता है तो वेबसाइट के ऊपर इतना लोड आ जाता है कि वेबसाइट हैवी हो जाती है और एक आम यूजर बेचारा वहां आता है तो बेचारा कुछ नहीं देख पाता। ये ऐसी है जैसे कॉलेजेस के आप पोर्टल यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के आप पोर्टल यूज कर रहे हैं, अगर कोई बहुत ही चालाक आदमी वहां शरारत करके एक यूजर क्रिएट करके और यूजर की तरफ से चीजें अपलोड करना शुरू कर दे तो सिस्टम बुरी तरह से भारी हो जाए और ये सिस्टम तमाम यूजर्स को पागल कर दे। तो डेनियल ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि आप आर्टिफिशियली कुछ बॉट्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू सिस्टम में एबनॉर्मली ज्यादा डाटा डाल देते हैं जिसकी वजह से सिस्टम हैंग हो जाता है और वो यूजर्स को रोकना शुरू कर देता है। नहीं जी, कंप्यूटर वायरसेस के अगेंस्ट हम क्या मेजर्स ले सकते हैं? पहली बात ये कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होने चाहिए, एंटीवायरस सिस्टम्स अप टू डेट होने चाहिए ताकि वो नोन वायरसेस को देख सकें और वायरस को अकेला कर सकें और वायरस को साइड पे ले जाएं, उसको क्वारंटीन कर दें कि जी तुम साइड पे हो जाओ, तुमने बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करना। कंप्यूटर यूजर जो है वो फ्लॉपी डिस्क, रीराइटेबल सीडीज वगैरह को रोक सकते हैं यूज करना। अब चूंकि इन्होंने जहां से छापा लगाया होगा वहां पे बहुत पुराना डाटा होगा, आज के दौर में फ्लॉपी डिस्क वगैरह नहीं होती, यूएसबी होती है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क वगैरह होती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो सिस्टम से इंटरेक्ट करिए, आप कोशिश करें कि अगर एक आपको कोई डाटा देना चाह रहा है यूएसबी में डाटा ले लो, आप नहीं यार यूएसबी नहीं, मुझे ईमेल पे भेजो। आपको पता है गूगल वाले ईमेल्स को अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज करके आपको भेजेंगे तो आपके पास वायरस नहीं आएगा। तो एक अच्छा तरीका होता है कि आप अपने सिस्टम में बाहर की कोई यूएसबी वगैरह नहीं लगवाते। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वगैरह यूज करें। स्टाफ को आप एनकरेज करें कि वो जब भी कोई अजीबोगरीब सी ईमेल्स देखें या सारा कुछ है तो उनको पहले से डिलीट करते हैं। अगर नजर आ रहा है कि अजीब सी चीज है, कोई फाइल अजीब सी लग रही है, तो दिस इज बेटर कि उस फाइल को डिलीट करते हैं, उस फाइल को ओपन ना करें। कुछ प्रोसीजर्स होने चाहिए जो कि स्टाफ को कम्युनिकेट किए हो कि सस्पिशियस आपको कोई भी चीज नजर आए तो आप उसको वो करें। एक और तरीका क्या है सिस्टम को बेहतर बनाने का, आप कुछ आईटी के स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब हम जाके देखेंगे तो हम कॉबिट पे बात भी करेंगे। आईटी स्टैंडर्ड्स कुछ जनरल कंट्रोल्स हैं विद इन आईटी जो हेल्प करते हैं रिड्यूस द रिस्क ऑफ आईटी सिस्टम वीकनेस एंड प्रोसेसिंग एरर्स फॉर एंटिटीज दैट अप्लाई द स्टैंडर्ड्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आईटी में डील कर रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को पहले एक स्टैंडर्ड पढ़ना हो, स्टैंडर्ड में लिखा हो कि जी आपने इनपुट्स के वक्त ये चीजें देखनी है, आपका सॉफ्टवेयर इस तरह का होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए वैसे। तो जब आप आईटी के कुछ बेस्ट स्टैंडर्ड्स को पढ़ के अपने इदारे में आईटी इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ जो प्रॉब्लम्स है वो सिस्टम में कम हो जाएंगे क्योंकि आपने अच्छे आईटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया होगा। A range of IT standards have been issued और ISO ने इसके ऊपर काफी काम किया है। इवन आप एक आध जगह और भी देखते हैं कि आपके जो रिस्क असेसमेंट और उससे रिलेटेड ISO के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको रिस्क वगैरह और उनके ऊपर काफी ज्यादा बात करते हैं। कुछ और आईटी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग ऑफ न्यू आईटी सिस्टम्स पे बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप आईटी के स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो उससे भी आपके अच्छे खासे मसले हल हो जाएंगे। देन कम्स एप्लीकेशन कंट्रोल्स इन आईटी। हमने कहा था एप्लीकेशन कंट्रोल जो है वो स्पेसिफिक आईटी सिस्टम्स की हैं जिसमें हमने बात की थी कि वो इनपुट से रिलेटेड, आउटपुट से रिलेटेड उन चीजों को डील कर रहे हैं। तो डेटा वैलिडेशन एक बड़ी अहम आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल जिसमें लोगों को इनपुट को रोका जाता है। अगर एक बंदा एक गलत चीज इनपुट कर रहा है, उसकी डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन आउट है तो वो नहीं, अगर वो बंदा सही नहीं है, अगर वो बंदा ऑथराइज नहीं है तो उसको रोक दिया जाता है। वो एक एंट्री करता है, वो एंट्री के ऊपर वैलिडेशन चेक लगता है और वो कहता है सॉरी भाई आपने जो एंट्री की है ये तो कोड ही हमारे सिस्टम में नहीं है, ये जो आपने एंट्री की है इतनी बड़ी अमाउंट की एंट्री है कि इतनी बड़ी अमाउंट तो हम लोगों के पास एक्सेप्टेबल ही नहीं है, भाईजान आपने क्या किया है, ये क्या चीज आपने हमारे पास भेजी है। फॉर एग्जाम्पल इफ ट्रांजेक्शन इज इनपुट अ सिस्टम विदाउट वैल्यू, एक एरर रिपोर्ट शुड बी प्रोड्यूस। एक बंदे ने डेबिट क्रेडिट की एंट्री की और अमाउंट ही नहीं डाली तो सिस्टम कहेगा भाईजान सॉरी, वैलिडेशन इस एरिया में वैलिडेशन ये है कि यहाँ जीरो नहीं आना चाहिए, देयर मस्ट बी सम वैल्यू।
एंटर्ड वैल्यू शुड बी विद इन अ रेंज ऑफ कोड्स, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगा। अब अगेन एक बंदा अगर नॉन करंट एसेट में एक एंट्री करता है और नॉन करंट एसेट के कोड 1000 से 2000 के दरमियान है और वो गलती से 2700 का कोड एंटर कर देता है, तो सिस्टम श्योर मचाए भाईजान आपकी एंट्री हमारे कोड्स में नजर नहीं आ रही। की कोड नंबर्स वगैरह भी डिजाइन हो सकते हैं, चेक डिजिट वगैरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है। इन सारी चीजों पे ऑडिट में आप काफी डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बस इसका मोटा मोटा सा आइडिया ले रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ऑडिट से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो जो है वो उठा के डाल दी जाए, ताकि अगर फॉर अंडरस्टैंडिंग आप देखना चाहें तो आप देख सकें। देन कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग, जितने ही ज्यादा कंट्रोल्स की सख्ती की जरूरत है, उतने ही ज्यादा एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जरूरत है कि मैनेजमेंट साथ साथ रिव्यू करता रहे और मॉनिटर करते रहे अपने सिस्टम्स को सिस्टमैटिक बेसिस पे कि उनके सिस्टम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उनके ऊपर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, चीजें गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही वो। फिर आईटी कंट्रोल्स को ऑडिट अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो तो अपना एक पूरा इंटरनल ऑडिट टीम बनाती है। ऑर्गेनाइजेशंस अपने आईटी के ऑडिटर्स भी लेके आ सकते हैं जो कि आईटी सिस्टम्स में स्पेशलिस्ट हैं। अल्टरनेटिवली आईटी कंट्रोल ऑडिट जो है वो बाहर की फर्म को भी आउटसोर्स किया जा सकता है। आप ऑडिटर से कह सकते हैं भाई हमारा सिस्टम आए जरा आईटी ऑडिट कर दें। हम दराज.पीके वाले अगर अपना आईटी ऑडिट करवाएं तो हो सकता है उनकी कुछ आईटी के ग्लिचेस ऐसे आइडेंटिफाई कर दें आईटी के ऑडिटर्स, जिससे उन्हें पता लग जाए कि ये चीज हम बेहतर करेंगे तो हमारे मसले खत्म हो जाएंगे। तो आप आईटी के ऑडिट्स भी करवा सकते हैं। आईटी कंट्रोल ऑडिट्स में टिपिकली क्या क्या चीज होती है, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है कि इसमें इस सिस्टम में क्या क्या रिस्क है। ऑडिटर फिर देखता है कि इनके कंट्रोल्स क्या उसको रोकने में कामयाब हो रहे हैं, और कुछ की कंट्रोल्स को टेस्ट करता है और जब उसे लगता है कि वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो कहता है हाँ जी आपका सिस्टम मजबूत है। और जब उसे नजर आता है कि सही नहीं काम कर रहा तो वो आपको एक मैनेजमेंट लेटर ऑफ वीकनेस देता है, जिसमें वो आपको बताता है कि आपके सिस्टम में ये वीकनेस है, इस पे काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। They might perform IT controls auditing on cyclical basis, addressing different parts. ऐसा हो सकता है कि हर 3 महीने बाद हम उन्हें कहेंगे हर 3 महीने बाद आके आप देख लिया करें, अगर कोई अजीब सी चीज नजर आए तो आप हमें बता दिया करें। और अल्टरनेटिवली ऐसा हो सकता है कि वो सारे एरियाज पे हर ऑडिट पे काम करे। तो ऐसा हो सकता है कि हर 3 महीने बाद आए और 4 एरियाज पे ऑडिट कर गए, फिर 3 महीने बाद आए 4 और एरियाज पे ऑडिट कर गए, फिर 3 महीने बाद आए 4 और एरियाज पे। और ऐसा भी हो सकता है हम 3-3 महीने बाद ना बुलाएं, 6-6 महीने बाद बुलाएं या साल बाद बुलाएं और कहें अब तुमने पूरे सिस्टम के सारे एरियाज का कंप्लीट ऑडिट करना है। एक और अप्रोच रिस्क बेस्ड अप्रोच भी हो सकती है कि आप पहले से देखें कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां ज्यादा खतरा है और ऑडिटर से सिर्फ उन खतरे वाले एरियाज को ऑडिट करवाएं और सारी चीजों को ऑडिट ना करवाएं। तो आप अपने आईटी सिस्टम्स की सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए भी कई दफा आईटी कंट्रोल ऑडिट भी करवाते हैं। कुछ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग भी होती है, यानी कि कुछ अजीबोगरीब सा हुआ है तो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो। एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब है ऐसी रिपोर्ट जो तब जनरेट होती है जब कुछ एक्सेप्शन हुई है, जब कुछ यूनिक हुआ है जो कि सिस्टम का ऐसा नहीं था। तो एक पीरियोडिक, डेली, वीकली, मंथली एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। ये बताएगी कि क्या कंट्रोल फेलियर हुआ है, ये बताएगी कि क्या इम्पैक्ट हुआ है और ये सजेस्ट करेगी कि क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। अगर ये ऑटोमेटेड हो तो ये डायरेक्टली मैनेजर के पास आएगी, और अगर ये ऑडिटर्स कर रहे हैं तो ऑडिटर जो है वो सारी चीजों को देखने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक लेटर ऑफ वीकनेस देंगे, एक मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ वीकनेस दे रहे होंगे, जिसमें वो बताएंगे कि जी क्या वीकनेसेस हैं, क्या सिस्टम में प्रॉब्लम आई है और उन वीकनेसेस क्या फेलियर आया है, उसका क्या नुकसान होगा और मेरी क्या सजेशन है, मैं उसको ठीक करने के बारे में आपको क्या सजेस्ट करता हूँ। इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल मॉनिटरिंग जो है वो इज ड्रिवन बाय एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट टू एड्रेस कंट्रोल फेलियर्स व्हेन दे occur। कंट्रोल फेलियर हुआ है, मैनेजमेंट ने उस पर एक्शन लिया, मैनेजमेंट ने एक्शन लिया, सबको समझ आ गई कि मैनेजमेंट इज वेरी सीरियस विद द कंट्रोल्स और अब लोग एहतियात करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट ही एक्शन ना ले, मुसलसल वीकनेसेस ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा हो, एक्सेप्शन रिपोर्ट दे रहा हो, बता रहा हो ये मसला मैनेजमेंट काम ना करे, तो इसका मतलब है शायद मैनेजमेंट वाले खुद भी फ्रॉड करना चाह रहे हैं, या लोगों को समझ आ जाएगा कि इस मैनेजमेंट का ज्यादा रुझान नहीं है चीजों को बेहतर करने के लिए। जब हम आईटी सिस्टम तो सारी बातें कर रहे हैं तो एंड पे हमारी एक डिबेट होती है कॉबिट के ऊपर, एक ऐसी चीज जिसकी ज्यादा डिटेल भी सिलेबस में नहीं डाली और इतनी डिटेल जरूर डाल दी कि लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। कॉबिट क्या है? COBIT, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। यानी कि हम कह रहे हैं कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो कि आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारी स्लाइड घूमो कुछ, लोगों को देख के खुशी हुई कि आखिरी स्लाइड। अब हो क्या रहा है देखें,
एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक नया आईटी का सिस्टम बनाती है। फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करता हूँ। अब मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा तो मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है कि टीचिंग कैसे होती है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे पता है कि इदारा कैसे चलता है। अब मुझे इदारा चलाना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे टीचर से डील करना आता है, टीचर से काम करवाना आता है, मुझे स्टूडेंट से डील करना आता है, मुझे फ्रंट ऑफिस की बातें पता है, तो मैं इदारा चला सकता हूँ। लेकिन ये इदारा है आईटी का। जब आईटी का इदारा है तो आईटी के इदारे के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो आज से 25 साल बाद में टकरिंग खा खा के सीखूंगा कि अच्छा ये प्रोसेस अगर यूं होता ना तो ज्यादा बेहतर था। तो हो सकता है इस वक्त मैं हंगामी बुनियादों पे अपने एडमिशन का सिस्टम जो डिफाइन करूं वो ऐसा सिस्टम डिफाइन हो जाए कि अगले 5 साल तक वैसे ही चलता रहे और बाद में पता लगे कि वो सिस्टम तो लंबा था, उससे कस्टमर तंग हो रहे थे, कंज्यूमर परेशान हो रहे थे, उससे नुकसान ज्यादा था, उनका डाटा लीक हो रहा था और ऐसे में कस्टमर भी तंग और हम लोग भी ज्यादा तंग हो रहे थे। तो फिर क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि या तो मैं 20-25 साल टकरे मारता रहूं और अपने सिस्टम को इंप्रूव करता रहूं, या मैं देख लूं कि आईटी और आईटी रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो सिस्टम्स है उसके अंदर क्या मेन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी कि अगर मुझे पता लग जाए कि एडमिशंस के सिस्टम्स में, एडमिशन के मेरे निजाम में ये 12 तरह के कंट्रोल होने चाहिए, ये 12 तरह की चीजें होनी चाहिए जो कि सही से काम करें। अगर मुझे पता हो कि सेल्स के वक्त ये चीज होनी चाहिए, पैसा किसी भी कस्टमर से किसी भी सिस्टम में रिसीव करते हुए ये 10 एहतियातें बड़ी जरूरी हैं। तो अगर मुझे अलग अलग तरह के प्रोसेसेस की एहतियात पता लग जाए तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। तो होता ये है कि इसमें तकरीबन कोई 32 के करीब प्रोसेसेस हैं जिसकी गाइडेंस होती है, जिसके अलग अलग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और एक इदारा जब कॉबिट के सिस्टम को यूज करता है तो वो अपने सिस्टम को ज्यादा मजबूत कर लेता है। थोड़ा सा अंग्रेजी देखते हैं, मोटा मोटा मैंने आपको समझाया है। यूं समझें कि एक तरह के आईटी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे सिस्टम्स पे फैले हुए हैं, और आप तमाम सिस्टम्स पे जब कोविड को फॉलो करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपका आईटी सिस्टम काफी हद तक महफूज रहे। ये ध्यान में रहे कि हम आईटी और बिजनेस का ताल्लुक पढ़ने निकले थे, लेकिन वो आईटी में बहुत ही गहराई में उतरते चले गए, हम भी उतनी ही गहराई में उतरे हुए हैं। कॉबिट का पर्पस, अब ये जरा ध्यान से देखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको तंग करना चाहें तो वो कॉबिट के ऊपर आपसे सवाल बना सकते हैं। पर्पस ऑफ कॉबिट, कॉबिट का पर्पस क्या है? यू माइट वांट टू प्लग इन। तो उसने कहा लो जी, मैं सोच रहा था आखिरी स्लाइड तक चला जाएगा, फिर ब्रेक में मैं चार्जर कनेक्ट कर लूंगा, लेकिन ठीक है। वन मैन शो, मैनेजमेंट की लेयर्स ही खत्म हो गई हैं। टीचर खुद ही अपना कैमरा लगाएगा, खुद ही कैमरा लगाएगा, खुद ही ऑन करेगा, मैनेजमेंट की छुट्टी। बड़ी जालिम चीज है ये। पर्पस ऑफ कॉबिट is to provide management and process owners, को और जो प्रोसेस के ओनर्स हैं उनको प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है? एक आईटी गवर्नेंस का मॉडल, एक ऐसा मॉडल जिसमें आईटी के निजाम को कैसे चलाना है उसके बारे में पूरी गाइडेंस। दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद आईटी, जिससे एक आम आदमी जिसको बिजनेस चलाना आता है लेकिन जिसको आईटी के मसलों मसाइल का नहीं पता, उसको गाइडेंस मिलेगी कि आईटी के रिलेटेड गवर्नेंस क्या है, और किसी सिस्टम में अगर आईटी हो तो उसमें नॉर्मली टिपिकली क्या रिस्क हुआ करते हैं। इट इज अ कंट्रोल मॉडल, ये कंट्रोल का एक ऐसा निजाम है टू मीट द नीड्स ऑफ आईटी गवर्नेंस एंड इंश्योर इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा निजाम है जो आईटी गवर्नेंस को बेहतर करता है और चीजों की इंटेग्रिटी, उनकी हिफाजत और उनके साथ गड़बड़ ना हो इस चीज को इंश्योर करने की, कवर करने की कोशिश करता है। आईटी गवर्नेंस टूल्स has been of tremendous benefits to IT professional। IT प्रोफेशनल्स के लिए एक तूफानी चीज है कि उनको एक IT गवर्नेंस का टूल दे दिया जाए कि यार देखो तुमने IT करनी है ना, ये एहतियातें हैं, तुम ये करोगे तुम्हारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। लिंकिंग IT एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस, कॉबिट क्या कर रहा है? कॉर्पोरेट आईटी और कंट्रोल प्रैक्टिसेस को लिंक कर रहा है। इससे कॉबिट कंसोलिडेट करता है और हार्मोनाइज करता है स्टैंडर्ड्स आईटी और प्रैक्टिस। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ये है कि चीजें सेफ रहनी चाहिए। आईटी क्या है जी? ये इस तरह का निजाम। तो आईटी में एक निजाम है, कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव है, आपने दोनों को जोड़ा तो इससे एक चीज कंसोलिडेट हो गई। क्या कंसोलिडेट हो गई? उसने कुछ स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज कर दिए, कुछ स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड दे दिए from prominent global sources into a critical resource for management control professionals। अब ऐसे में इंटरनेशनली अगर दुनिया में सैकड़ों हजारों इदारे आईटी पे काम कर रहे हैं तो उनकी बहुत सारी रिसर्चेस करके, उनके बहुत सारे अच्छे बेस्ट कंट्रोल उठा के किसी भी इदारे में एडमिशंस के वक्त, पैसों की लेते वक्त क्या क्या कंट्रोल्स हैं, बैंक क्या करते हैं, फलाना क्या करते हैं,
कॉर्बेट ने सबको कंसोलिडेट किया और आपको बहुत ही खूबसूरत से निजाम दे दिए। शायद आप पूरे निजाम को फॉलो ना कर सकें, लेकिन जितने भी निजाम को फॉलो करेंगे उससे आपका इदारा बेहतर होगा। हो सकता है कंट्रोल उन्होंने बताया हो, फॉर एग्जांपल वो कहेंगे जी कस्टमर जब पेमेंट करे तो फलाना बंदा भी उस पर साइन करे। आपको हो सकता है समझ ना आए ये क्यों है, लेकिन बजाय इसके कि 10 साल बिजनेस करने के बाद आपको जब करोड़ों का लॉस हो तब आपको समझ आए हो फलाना बंदा साइन करता तो अच्छा था। व्हाई नॉट कि जिन्होंने दुनिया में रिसर्च की हुई ऑलरेडी, आप उनके बने बनाए सिस्टम को अडॉप्ट कर ले। उसको अडॉप्ट करने में नुकसान कोई नहीं है, आपको थोड़ा सा खर्चा ज्यादा लगेगा लेकिन आप काफी हद तक सेफ हो जाएंगे। तो जब आप ऐसी दुनिया में एंटर होते हैं ना जिसका आपको नहीं पता, तो दिस इज बेस्ट कि आप उस दुनिया के जो गुरुज हैं, उस दुनिया के जो बेस्ट लोग हैं जो पहले से बैठे हैं, जो कि समझते हैं और स्टैंडर्ड्स बना के बैठे हैं, आप उनसे पूछ लें कि क्या करना है। कॉर्बेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऑथोरिटेटिव अप टू डेट कंट्रोल फ्रेमवर्क। एक अप टू डेट कंट्रोल फ्रेमवर्क है जो हर वक्त अपने आप को इंप्रूव करता रहता है। आप जिस वक्त भी कॉर्बेट को लेंगे वो उस वक्त तक के जो दुनिया के कंट्रोल चल रहे हैं उनका एक आपको खाका आपको दे रहा होगा। अ सेट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड अ कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट दैट एनेबल्स इजी एप्लीकेशन। कई दफा वो आपको कंट्रोल्स का स्टैंडर्ड देते हैं और कई दफा उसको अप्लाई करने का पूरा निजाम भी आपको दे देते हैं, जिसके बाद आपके लिए जिंदगी आसान हो। आप बस फ्रेमवर्क पकड़ें, थोड़े से पैसे दें और आपके वो सिस्टम में खुद ही आपको इंप्लीमेंट करके भी देते हैं। जैसे लोग ईआरपी इंस्टॉल करके देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप कॉर्बेट का फ्रेमवर्क पकड़े और कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करें, वो प्रोफेशनल्स आपको वो वाला फ्रेमवर्क आपके इदारे आपकी नीड्स पे अप्लाई करके दिखा दें। कॉर्बेट अप्लाइज टू एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो ईआरपी हमने पढ़ा था, ईआरपी के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई करता है, इंक्लूडिंग पर्सनल कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होने का जैसे भी तरह का एनवायरनमेंट हो, कॉर्बेट हर जगह काम करता है। Corbett is used by the person Joe who have primary responsibility for business process and technology, depend on technology for relevant and reliable information, and are providing quality, reliability and control of information technology। एक इदारे के अंदर ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस में एक मजदूर जो कि सामान लोड कर रहा है उसको कॉबेट चाहिए। कॉबेट उन प्रोफेशनल्स को चाहिए जिनके काम में आईटी है, जो आईटी को यूज कर रहे हैं, जो आईटी से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आईटी की बेस पे डिफरेंट तरह की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और आईटी उनको हेल्प कर रही है। उन लोगों के लिए कॉबेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। कॉबेट पे अच्छी खासी हमने डिस्कशन की। वही बात है कि बजाय इसके कि एक बच्चा जो है वो आए, एक पेपर उठाए और टकरे मारे और उसके बाद फेल हो जाए और फिर सोचे कि ये क्या हुआ, फिर वो किसी ऐसे बंदे से पूछे जो 3 दफा फेल हुआ, वो कहे यार 3 दफा फेल होने के बाद मुझे ये समझ आया कि ये चीज ऐसे करनी चाहिए। हो सकता है एक ऐसा टीचर जिसके सामने बच्चे 10 दफा फेल हुए और उसको पता हो कि क्या बच्चा करता है तो फेल होता है और क्या नहीं करता तो वो फेल नहीं होता। तो दिस इज गुड कि मैं अपनी जिंदगी पे तजर्बा ना करूं, मैं बना बना एक फ्रेमवर्क में टीचर से पूछूं, हाँ भाई आप बताएं सर मैं ये पहली दफा पढ़ रहा हूँ, बच्चे क्यों फेल होते हैं और मैं क्या करूँ कि मैं फेल ना हूं, मैं पास हूँ। फिर टीचर आपको 10-12 बातों का एक फ्रेमवर्क बताएगा। हो सकता है आप कहें कि मैं इतना नहीं फॉलो कर सकता, एक दो चीजें शायद आप उतनी ना करें, लेकिन कम अज कम आपके पास होने की बढ़ सके जब आप एक ऐसा फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो जो एक ऐसी फील्ड है जो आपके लिए नई है, तो दिस इज गुड कि आप उसमें कोई गाइडेंस लें। एक सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, आप उसमें गाइडेंस लें। एक जगह आपको नहीं पता कि सवाल किस तरह के आ सकते हैं, आप गाइडेंस लें, किसी टीचर से पूछें, वो आपको गाइड करे। तो कॉबेट बेसिकली टीचर्स हैं। कॉबेट का मतलब ये है कि एक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स का एक पूरा डिटेल फ्रेमवर्क जो कि आपको गाइड कर रहा है, आपको समझा रहा है कि डिफरेंट तरह के आईटी प्रोसेसेस में चीजें किस तरह से। मैंने आपको बताया कि तकरीबन को 32 के करीब प्रोसेसेस हैं और उसमें मुख्तलिफ तरह की छोटी छोटी सी चीजें हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि हमारी किताब ने थोड़ा बताया भी और काफी छुपा भी लिया, यानी कि उन्होंने बस ये कोशिश की कि आपको एक मोटा मोटा थीम समझ आ जाए, ऐसा ना हो कि आपको इतनी ज्यादा अजियत दे दी जाए कि आप परेशान हो जाए। ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट एक फजूल सा थका हुआ सा बकवास सा चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 4। अगर आपको लग रहा है कि अगला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है तो थोड़ी सी ये भी आपकी भूल है। अब हम पॉलिटिकल सिस्टम पे बात कर रहे होंगे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला, जिसमें हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ दौर में क्या क्या होता रहा है। इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि माशरती उलूम है, सोशल स्टडीज आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन बस उसको सिर्फ सुन लेना है, एक दफा हल्का सा सुन लेना है मेरे से, और जिंदगी में दोबारा कभी उस चैप्टर के अंदर जाने की जहमत नहीं करनी। किताब ने धक्के से बहुत सारी चीजें बीच में ऐड कर दी जो हरगिज नहीं ऐड होनी चाहिए थी। बहरहाल इन्होंने ऐड कर दी है, हमारा फर्ज है आपको बताना, आपका फर्ज है एक दफा सुन लेना, लेकिन इतना दिल पे नहीं लेना अपने उन चैप्टर्स को। ठीक है जी। 3:30 हो रहे हैं मेरे पास, या 3:30 ही हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं। 3:45 पे चैप्टर 1 को लेके इकट्ठे होते हैं इंशाल्लाह।